ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, हम लोग एक लंबे कालांतराल के बाद मिल रहे। वी हैव कम अक्रॉस ईच अदर आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। कई बार इस तरह की कुछ प्री एंगेजमेंट हो जाता है जिस वजह से थोड़ा आना मुश्किल होता है। आगे भी ये समस्या बनी रहेगी, बट आई विल ट्राई एट माई बेस्ट टू कम एटलीस्ट आफ्टर 1 and 2 weeks एंड विथ ए वेरी सीरियस टॉपिक, ताकि आप लोगों का ज्ञान वर्धन होता रहे। लेकिन स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आप लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से हो, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बैकग्राउंड से हो, बहुत सारे एकेडमिक बैकग्राउंड से हो, लेकिन हाँ, इतना तो तय है कि आप जो भी हैं सोशल साइंस में इंटरेस्ट रखने वाले हैं। देखिए, लाइफ में जब हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, उससे पहले एक उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना आवश्यक होता है। वी हैव टू बी क्लियर अबाउट द मोटिव और ऑब्जेक्टिव, कि व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द स्पेसिफिक इनिशिएटिव। तो देखिए, हमने ये दूसरा सीरीज लाया है, क्रिटिकल ओपिनियन सीरीज। इससे पहले आपको याद होगा कि हम लोगों ने एक लंबे समय तक प्रेजेंट एंड पास्ट कम्युनिकेशन सीरीज पर वर्क किया है, आगे भी चलता रहेगा। स्टिल वी हैव नॉट just you can say stop the series, that has to continue even in future। लेकिन ये सीरीज वो लाया, उसका भी ऑब्जेक्टिव मेरा कुछ और था, इसका भी ऑब्जेक्टिव क्लियर है। देखिए, सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया है, इस सीरीज के ऑब्जेक्टिव को जानिए। ओनली देन यू कैन डू जस्टिस टू द सीरीज, तभी आप इसके साथ न्याय कर पाएंगे। प्रेजेंट एंड पास्ट कम्युनिकेशन सीरीज का मकसद यह था कि हर चीज का एक बिग पिक्चर आपको मिले, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हमारे सिविल सर्विसेज और यू कैन से इवन स्टेट सर्विसेज, जब मैं सिविल सर्विसेज बोलूं तो आप उसको एक लार्जर कंटेक्स्ट में लीजिए। एक बहुत बड़ा भ्रम है कि स्टूडेंट्स का मतलब एनसीईआरटी बुक्स एंड कुछ और बेसिक टेक्स्ट बुक, नॉट मोर देन दैट। तो स्टूडेंट्स को हमेशा एक खास प्रकार के ज्ञान के खुराक पाने वाले की श्रेणी में रखा जाता है। स्टूडेंट्स प्रायः इंफॉर्मेशंस को गैदर करते हैं, चाहे वो क्लास में हो, क्लास से बाहर हो, या बुक्स रीडिंग में हो, और जब आइडियाज की बात होती है तो टीचर्स की ओर देखते हैं। और फिर अगर आइडियाज में वैसे आइडियाज जो आपको दिख रहे हैं, चाहे आपको इंटरनेशनल इश्यूज पर हो, इकोनॉमिक इश्यूज पर हो, पॉलिटिकल इश्यूज पर हो, हिस्ट्री एंड कल्चर से संबंधित हो, ऐसे आइडियाज प्रायः वैसे बच्चों जो पिछले 2 to 3 ईयर्स से इस एकेडमिक फील्ड में हैं, वो भी वो आइडियाज टीचर्स के सामने रखते हैं कि सर ये क्या होगा। मैं आपको एक दृष्टांत बताता हूं, सो दैट यू विल बी क्लियर अबाउट माई ऑब्जेक्टिव, कि 1998 में यूपीपीसीएस के इंटरव्यू बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा कि अशोका और अकबर में आप किससे ज्यादा महान मानते हैं। इन दिस इंटरव्यू बोर्ड द क्वेश्चन वाज पोज्ड कि whom you are taking as a greater ruler, either अशोका और अकबर। मैंने सरप्राइजिंगली, मैं पिछले 98 से अब 2021 हो गया, मैं हर क्लास में इस क्वेश्चन को फेस करता हूं। हालांकि ऐसा नहीं कि उसके बाद नहीं पूछा गया, स्टेट सर्विसेज में प्राय इस तरह के क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, यूपीएससी में भी कई बार, लेकिन ये काफी अब बहुत पुरानी बात हो गई। रोमिला थापर ने इसको 1959 में अपने बुक में उठाई थी। उस समय रोमिला थापर की अशोका एंड डिक्लाइन ऑफ मौर्य काफी हाईलाइटेड हुई थी। उसके बाद फिर आई गई बात, समाप्त हो गई बात, अब काफी आगे बढ़ चुकी है। तो लेकिन ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है, और खासकर इंटरव्यू वाले बच्चे भी इस तरह के सवाल करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए कि क्योंकि अब तक स्टूडेंट्स का मतलब होता है कि आप नॉलेज और इंफॉर्मेशन को रिसीव करिए, बट नो, माय ऑब्जेक्टिव इज कि साइमल्टेनियसली यू आर सपोज टू क्रिएट द नॉलेज एज वेल। आप नॉलेज को क्रिएट भी करिए,
आप केवल नॉलेज के रिसीवर्स नहीं हैं, आप पैसिव रिसीवर्स नहीं हैं, यू हैव टू बी एक्टिव पार्टिसिपेटर। उसके लिए क्या होगा कि आपकी जो अंदर का जो एक कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी है, उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो हमारे इस लेक्चर का उद्देश्य आपकी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी को एक्टिवेट करना है, ताकि आप सिर्फ रिसीव ना करें, धीरे धीरे रिसीव करते हुए आप उसको क्रिएट करने की तरफ भी धीरे धीरे बढ़ें। हमारे इस ऑडियंस में कुछ तो ऐसे हैं जो सोशल साइंस के सीरियस थिंकर्स और टीचर्स भी रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स हैं, और कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ अपनी दिलचस्पी के लिए लेक्चर देखते हैं। उन तीनों को समझ में आना चाहिए कि सोशल साइंस का मतलब है, यही नेचुरल साइंस से सोशल साइंस को अलग बनाता है कि जब हम क्रिटिकल ओपिनियन सीरीज पर आ जाते हैं तो फिर हमारा मकसद पूरा होता है। इसलिए उन बच्चों का जिन्होंने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है, उनके लिए तो इसका सीधा इंपॉर्टेंस है। और उन बच्चों के लिए जो इस फील्ड में केवल कदम रख रहे हैं, कम से कम वह भी इस बात को समझे कि वो केवल एनसीईआरटी पढ़ने के लिए नहीं बने हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो देन व्हाट इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स। और फिर आप सीधा सा सवाल है कि आप क्वेश्चन पेपर को खोलकर देखें, आप मेंस के क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें, आप इंटरव्यू के क्वेश्चंस की सूची बनाएं, और फिर आप यह देखने का प्रयास करें कि यूपीएससी और स्टेट सर्विसेज के यानी पीसीएस एग्जामिनेशन की अपेक्षा क्या है। ये मैं कहना वाजिब समझता कि पहले इस लेक्चर देखने से पहले आप समझ लें। अब आइए मैं आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक पर लाता हूं। वैदिक आर्य, भारत का आर्यीकरण अथवा पश्चिम का भारतीयकरण, आर्यनाइजेशन ऑफ इंडिया और इंडियनाइजेशन ऑफ वेस्ट। इस टर्म का देखिए कितना ये आज की तारीख में एक बर्निंग इशू है। वंस अगेन आई हैव टू प्ले द रोल ऑफ द टू लॉयर्स। प्लीडर्स का भी रोल प्ले करूंगा और डिफेंडर्स का भी, एंड यू पीपल हैव टू प्ले द रोल ऑफ द जज। पीछे हमने क्रिटिकल ओपिनियन सीरीज में शिवाजी महाराणा प्रताप क्या मुगल विदेशी थे, इस टॉपिक को लाया था। और आप में से कुछ को ऐसा लगा, जैसा कि मेरे बाद में टीम ने बताया, कि आई हैव कॉन्शियसली मेड माई स्टेटमेंट स्लैंटेड इन फेवर ऑफ मुगल्स। तो देखिए, मैं इस बात को एडमिट करता हूं कि आप कोई भी सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में जो हमारे अंदर का व्यक्तिनिष्ठा है, जिसको कहते हो आप सब्जेक्टिविटी, उसको कंप्लीट सीज तो नहीं कर सकते। उस सब्जेक्टिविटी रह जाती है, जो हमें पता नहीं चलती है, हमारे कॉन्शसनेस में आ जाती है, हमारी राइटिंग में आ जाती है, हर जगह आ जाती है, उसको हम सीज नहीं कर सकते। बट व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि आई विल ट्राई टू बी न्यूट्रल एज मच एज पॉसिबल। जहां तक संभव हो सकेगा हम न्यूट्रल लॉयर्स की भूमिका अदा करने की कोशिश करेंगे, दोनों तरफ से बोलकर। तो चलिए पहले इस बात की चर्चा करते हैं कि वैदिक आर्य, भारत का आर्यीकरण अथवा पश्चिम का भारतीयकरण, ये मुद्दा क्यों उठा। व्हाई दिस कंट्रोवर्सी। सॉरी, पहले नो, सबसे पहला मुद्दा, व्हाट इज कंट्रोवर्सी। व्हाट इज कंट्रोवर्सी मतलब विवाद क्या है, यह जानना सबसे पहले आवश्यक है। तो चलिए, विवाद में मुद्दे हैं कि डिड आर्यंस केम फ्रॉम आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब क्या है। तो देखिए, अब आउटसाइड में कहां से आए हुआ, उसमें सबसे जो अब तक का एस्टेब्लिश्ड बातें रखी जा रही है वो सेंट्रल एशिया, साउथ ऑफ रशिया, यूराल्स, साउथ ऑफ यूराल्स यू कैन से, और साउथ ऑफ ईस्टर्न यूरोप। ये ज्यादा अभी इसको थोड़ा सा ज्यादा विद्वानों ने तरजीह दी है। लेकिन हाँ, यह भी सही है कि किसी एक प्लेस को डेन्यूब रिवर से लेकर वोल्गा रिवर कितनी प्लेसेस को टच किया गया है और किस रूट से आए हैं, उस पर भी कंट्रोवर्सी है। खैर चलिए, डिड आर्यंस केम फ्रॉम आउटसाइड,
दूसरा, कि आर आर्यंस नेटिव्स, मतलब जो विवाद का मुद्दा है, सबसे पहला विवाद का मुद्दा यह है कि आर्य बाहर से आए या आर्य हमारे देशी थे। जो मानते हैं बाहर से आए, वह मैक्स मुलर मैं आपको परिचय कराऊंगा, अभी एक एक से परिचय कराऊंगा और बहुत ही बारीकी से परिचय कराऊंगा। आई विल जस्ट ट्राई टू मेक यू फैमिलियर विथ ईच ऑफ द स्कॉलर्स। तो उसमें मैक्स मुलर की अगर टाइम पीरियड को आप बेसिस बनाते हैं, तो जो अभी तक वाइडली एक्सेप्टेड मत के रूप में चला आ रहा है कि 1500 BCE में आर्यंस इंडिया में आए, सेंट्रल एशिया से चलकर वेस्ट एशिया होते हुए इंडिया में आए। दूसरा दृष्टिकोण कहता है कि यार आर्यंस तो इंडिया के ही थे, वो कहां से आएंगे, दे हैव नॉट कम फ्रॉम आउटसाइड। और 1500 BC क्यों? क्योंकि वो आर्यंस तो यहाँ के नेटिव्स हैं और उनका ट्रेस तो हमें 4500 BC में भी मिलता है। तिलक को तो 6000 BC तक दिखा, उनको तो आर्कटिक क्षेत्र से दिखा था। लेकिन आप अगर बीबी लाल को देखेंगे तो 4500 BC तक वो देखते हैं आर्यंस के। SP गुप्ता भी कुछ उसी तरह के देखते हैं। तो मतलब जो मानते हैं नेटिव से, वो टाइम पीरियड को बहुत पीछे ले जाते हैं। अब विवाद यही समाप्त नहीं है। अब यहां पर मैं हिंदी में उस वर्ड को लिख देता हूं कि भाई जब वो आउटसाइड से आए तो उनका रोल क्या था। इन्वेडर्स और माइग्रेशन थियरी। मतलब बाहर से आए, इट वॉज नॉट एनफ। बाहर से आए तो किस रूप में आए? क्या वो इन्वेडर्स के रूप में आए? उन्होंने यहां पर आक्रमण किया, इस भूभाग को जीता, यहां के लोगों को अपने अधीन कर लिया, जो यहाँ के नेटिव्स थे, जिनको आप द्रविडियंस कहते हैं, जिनको आप, खैर वो नॉर्थ ईस्ट वाले तो आपको दिखते हैं, जो आप उसको तिब्बतन्स, वो नॉर्थ ईस्टर्न्स, वो तो खैर बहुत बाद में टच हुआ। लेकिन उनका सामना जैसे द्रविडियन से कहा जाता है या मुंडा स्पीकिंग पीपल के बारे में कहा जाता है, तो इनसे इनका सामना हुआ। तो कहीं यहाँ के लोगों को उन्होंने जबरन दबाकर और उन्हें इंस्लेव तो नहीं किया। ये दो तरह के विचार आते हैं। एक कहता है कि इन्वेडर्स के रूप में आए, दूसरा कहता है माइग्रेशन से आए, मतलब उनका प्रवर्जन हुआ, छोटे छोटे ग्रुप में बनकर आएंगे। इसकी भी चर्चा हम करेंगे। तो पहले हम लोग यह समझ ले कि व्हाट इज कंट्रोवर्सी। ध्यान रहे, कंट्रोवर्सी पहले दो है, और दो में भी अगर पहले कंट्रोवर्सी को हम दो पार्ट में बांटते हैं तो टोटल 3 कंट्रोवर्सी है। ओके, अब मैं आपको दूसरा सवाल उठाऊंगा, व्हाई कंट्रोवर्सी। व्हाई कंट्रोवर्सी नहीं, दूसरा सवाल मैं उठाऊंगा, व्हाई कंट्रोवर्सी, व्हाई हैज कंट्रोवर्सी escalated so widely, भाई ये कंट्रोवर्सी इतना वाइडली क्यों स्केलेट किया? इतना स्केलेट कर चुका है, इतना फैल चुका है कि पॉलिटिकल लीडर से लेकर एंड कॉमन पीपल तक इसमें इंटरेस्ट रख रहे हैं। और बात अगर केवल विचारों के आदान प्रदान तक ही सीमित हो तो अभी गनीमत है। बात विचारों के आदान प्रदान से उठकर क्रिटिसिज्म, जो एक पोलाइट डिफरेंस या एक पोलाइट जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस हिस्टोरियंस के बीच होना चाहिए, उसने एक फुल फ्लेज्ड वर्बल वॉर का रूप ले लिया है। कॉमन पीपल इंटरेस्ट ले रहे हैं और कॉमन पीपल यह सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई आर्यंस देशी थे, उनको जबरन विदेशी बताया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे हैं हमारे
कॉमन पीपल जो इस प्रकार की धारणा रखते हैं और इससे इतर अगर कोई बात करता है तो उनको लगता है कि राष्ट्रद्रोही हैं, क्योंकि ये आर्यंस को विदेशी करार दे रहे हैं। तो हम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू के रखेंगे कि भाई उनका क्या चाहना है, इनका क्या चाहना है। बोथ ऑफ देम आर हैविंग द डिफरेंट परसेप्शन अबाउट हिस्ट्री। तो देखिए, अब पहले तो कॉमन पीपल और पॉलिटिशियंस को हम लोग साइडलाइन करते हैं, क्योंकि दे आर नॉट द ट्रेंड पीपल, क्योंकि वो ट्रेंड पीपल नहीं होते हैं। और मैंने पीछे भी आपको बताया महाराणा प्रताप और शिवाजी वाले में कि जो हिस्ट्री राइटिंग होती है वह एक अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन है। और वो डिसिप्लिन इसलिए है क्योंकि उसके लिए आपको कुछ एक औपचारिकताओं का पालन करना पड़ता है। यू हैव टू फॉलो सम सॉर्ट ऑफ फॉर्मेलिटीज, मतलब आपको कुछ सर्टेन नॉलेज चाहिए। सभी लोग डॉक्टर्स नहीं बन सकते, सभी लोग इंजीनियर्स नहीं बन सकते, सभी लोग आर्किटेक्ट नहीं बन सकते। फॉर दैट दे नीड द फॉर्मल ट्रेनिंग। सो ऑल कैन नॉट बिकम अ हिस्टोरियन एज दे नीड अ फॉर्मल ट्रेनिंग एज वेल। सो अब यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं कि इसीलिए पहले यह हमें जानना है कि कंट्रोवर्सी एस्केलेटेड सो वाइडली क्यों है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी पहचान और विशेषकर जिसको तथाकथित राष्ट्रीय पहचान अथवा हिंदू पहचान से जुड़ गई है। दैट इज एसोसिएटेड विथ नेशनल आइडेंटिटी और हिंदू आइडेंटिटी। कॉमन पीपल की नजर में ये नेशनल आइडेंटिटी है और जो कुछ ऐसे हार्डकोर इंटेलेक्चुअल्स हैं उनके नजर में यह हिंदू आइडेंटिटी है। और कॉमन पीपल चूंकि ट्रेंड नहीं है तो वो हिंदू आइडेंटिटी और नेशनल आइडेंटिटी के बीच की खाई को या बीच की डिमार्केशन को नहीं समझ पा रहे। तो चलिए अब हम तीसरा मुद्दा उठाते हैं कि विवाद का कारण क्या था। व्हाट इज द कॉज ऑफ कंट्रोवर्सी। तो आप कहेंगे दोनों एक ही बात हुई, दोनों एक बात नहीं है। पहले वाले में मैंने मुद्दा उठाया कि इतना स्केलेट क्यों किया। विवाद तो हो सकता है, और जब आप कोई भी सोशल साइंस पढ़ते हैं तो विवाद के लिए तैयार रहिए। इतना इतना इलिबरल आपको नहीं होना है, इतना अनुदार नहीं होना है कि दूसरे की बात तक ना सुने। दूसरे की बात जरूर सुने और सुनकर उसमें ग्रेन ऑफ ट्रूथ खोजने की कोशिश करें। हाँ, कोशिश यह करें कि जो बात कही जा रही है उसका एक प्रेमाइस होना चाहिए, उसका एक आधार होना चाहिए। वो हमारे फेथ के आधार पर नहीं हो सकता, उसके लिए हमको एविडेंस चाहिए होता है कोई भी सोशल साइंस में। और हिस्ट्री में इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हिस्ट्री इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। आप समझते हो, अगर आर्यंस देशी है करार हो जाएगा या विदेशी है करार हो जाएगा तो इसका फर्क केवल हिस्ट्री को नहीं पड़ेगा। इस नुआंसेस को बहुत कम लोग समझते हैं। इसका फर्क सोशियोलॉजी पर पड़ेगा, इसका फर्क एंथ्रोपोलॉजी पर पड़ेगा, इसका फर्क पॉलिटी पर भी पड़ सकता है, पॉलिटिकल साइंस के ऊपर भी। और इसका फर्क कहीं कहीं ना कहीं भारत की डेमोग्राफी और पॉपुलेशन साइंस पर भी पड़ेगा। और इसका फर्क हमें अपने कल्चरल स्टडीज के ऊपर भी पड़ेगा। सो देयर यू विल फाइंड दैट कि ये केवल बात मामला हिस्ट्री का नहीं है, ये सोशल साइंस का मामला है। तो विवाद का कारण क्या था। कारण की बात यह है, विवाद का कारण इसलिए है क्योंकि एक तरफ यह मुद्दा पश्चिम की श्रेष्ठता की भावना, पश्चिम की श्रेष्ठता की भावना मीन्स it was associated or it is associated with the supremacy of the West or the racial supremacy of the West। तो पश्चिम की श्रेष्ठता की भावना, तो दूसरी तरफ यह भारत की पहचान के साथ जुड़ गई, भारत की पहचान के साथ जुड़ गई।
अब ये भावना है, यह एक तरफ जहां पश्चिम की श्रेष्ठता की भावना से जुड़ी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ ये भारत की पहचान की भावना से जुड़ गई। अब आपके मन में जिज्ञासा बढ़ती जा रही है कि इन व्हाट वे इट गॉट एसोसिएटेड विद द आइडेंटिटी ऑफ और इंडियन आइडेंटिटी रहता, कैसे जुड़ गई, हम बताते हैं आपको। अब दूसरा मुद्दा उठाते हैं, कैसे जुड़ी। पीछे वाले ही प्रश्न का हम विस्तार करते हैं, कैसे जुड़ी। हाउ वॉज इंटेंगल्ड, हाउ वॉज इंटेंगल्ड, ये दोनों इश्यू इंटेंगल कैसे हो गए। इंटेंगल, तो चलिए पहले हमारे यहां हिस्ट्री का जो फॉर्मल स्टडी है, इट इज रियली अ मैटर ऑफ सरप्राइज कि द मॉडर्न हिस्ट्री और यू कैन से द मॉडर्न स्टडी ऑफ हिस्ट्री was introduced in India by British scholars। मतलब हमारे यहाँ फॉर्मली इट हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट नहीं था और ना ही फॉर्मली हिस्ट्री के लिए कोई रिसर्च वर्क होता था। हाँ ठीक है, हमारे यहाँ बहुत सारे ग्रंथ थे, वो ग्रंथ थे वेद, पुराण, बहुत सारे ग्रंथ थे, वेद, पुराण, महाकाव्य। महाकाव्य का मतलब हुआ एपिक्स, एपिक्स मतलब रामायण एंड महाभारत, एपिक्स। तो वेद, पुराण, महाकाव्य, ये सब ग्रंथ पहले से ही थे। वेद पर आज नहीं, विजयनगर के दरबार में ही जो सायन, जो माधव विद्यारण्य के छोटे भाई, उन्होंने जो टीका लिखी, कमेंट्रीज लिखी, दिस कमेंट्रीज वेर एक्सेप्टेड ऑल ओवर इंडिया, और इसको बड़ा ही एक कह सकते हो कि स्टैंडर्ड कमेंट्री मानी गई। तो ये सब ग्रंथ पहले से थे, इसके माध्यम से हम भारतीय समाज और संस्कृति को समझने का प्रयत्न कर रहे थे। But what you know as the formal historiography, so that originated and you can say that evolved in India in modern age under the British rule। तो ब्रिटिश ने हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का मॉडर्न स्टडी, एंशियंट हिस्ट्री का मॉडर्न स्टडी ब्रिटिश ने शुरू किया। और एंशियंट हिस्ट्री से हमारा सरोकार बहुत ज़्यादा इसलिए होता है कि हम किस तरह की सोसाइटी बनाना चाहते हैं या अपनी सोसाइटी को किस प्रकार की पहचान देना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारा अतीत किस दिशा में चला है। तो क्या होता है कि चाहे वो नेशन बिल्डिंग का मुद्दा आता है या फिर सोशल वैल्यूज का मुद्दा आता है, कल्चरल वैल्यूज का मुद्दा आता है, तो इन ऑर्डर टू डील विथ ऑल सच इश्यूज वी आर सपोज टू मेक अ पीप इनटू द पास्ट। हम अतीत में जाकर झांकते हैं ताकि हम वर्तमान को लेजिटिमाइज कर सकें। यानी लेजिटिमाइज मतलब हम वर्तमान को वैधता दिला सके, मतलब हम कह सके वर्तमान में कि देखो हिस्ट्री में ऐसा हुआ है इसलिए वर्तमान में यह सही है। तो ऐसे के लिए हमें जाना पड़ता है अतीत में। तो ब्रिटिश ने सबसे पहले हमारे इतिहास का अध्ययन ब्रिटिश ने शुरू किया। अब थोड़ा सा यह भी देख लें कि ब्रिटिश ने हमारे इतिहास का अध्ययन किया, दैट इज करेक्ट। So modern study of Indian history was introduced by the British। Introduced by the British। अब ब्रिटिश ने इसको इंट्रोड्यूस किया, ठीक, दैट्स गुड। तो उन्होंने किया, लेकिन जो आरंभिक ब्रिटिश, अर्ली ब्रिटिश स्कॉलर्स, अर्ली ब्रिटिश स्कॉलर्स जो अर्ली ब्रिटिश स्कॉलर्स थे, उनकी पहचान क्या थी। जो आरंभिक ब्रिटिश इतिहासकार थे उनकी पहचान थी, उनको पहचाना गया था ओरिएंटलिस्ट से। देखिए इस नाम को आप बहुत ही अच्छे ढंग से समझिए। ओरिएंटलिस्ट, हिंदी में उसे बोलते हैं प्राच्यवादी, कुछ लोग उसको भारतविद भी बोलते हैं।
ये ओरिएंटलिस्ट यानी प्राच्यवादी सबसे पहले उन्होंने जो ब्रिटिश चिंतक जिन्होंने भारत में आए, जिन्होंने रुचि ली हमारे इतिहास के अध्ययन में, वो कहलाए प्राच्यवादी। तो ओरिएंटलिस्ट क्यों कहा गया मैं आपको बताता हूं। वैसे ओरिएंटलिज्म के 3 सेंटर थे यूरोप में। ओरिएंटलिज्म के 3 सेंटर थे यूरोप में। एक सेंटर था लंदन, जहां ब्रिटिश हैं, और दूसरा था मॉस्को यानी रूस, और तीसरा सेंटर था, वो तीसरा सेंटर था बर्लिन। बर्लिन का मतलब है जर्मनी, उसका कैपिटल। अब बर्लिन का ही तथाकथित थिंकर, आपने मैक्स मुलर का नाम सुना होगा, वो जर्मन चिंतक था। मतलब आप यह समझ लें कि 3 जर्मन ने हमारे इतिहास को समझने को एक दिशा भी दी और इतिहास को के विषय में भ्रम भी फैलाया। ये तीनों जर्मनी के हैं, और एक दूसरा कोइंसिडेंस बताता हूं, ये तीनों का नाम एम से है। यू विल फाइंड द नेम मैक्स मुलर, मैक्स वेबर एंड मार्क्स। मार्क्स भी ओरिजिनली जर्मनी का ही था, बाद में ब्रिटेन में अपना टाइम स्पेंड किया, वहां उसका कब्र बना, बात दूसरी है। बट ही वॉज ऑल्सो हैविंग द जर्मन ओरिजिन एंड बेसिकली अ ज्यू। तो ये तीनों चिंतक ने हमारे इतिहास पर विशेष नजर डाली। उसमें मैक्स मुलर है, वो हमारे अतीत और संस्कृति में बड़ी रुचि ले रहे थे, और बर्लिन प्राच्यवादियों का इतना महत्वपूर्ण केंद्र था कि बर्लिन को जर्मनी का बनारस कहा जाता था। बर्लिन वॉज कैरेक्टराइज एज द बनारस ऑफ जर्मनी। लेकिन आप उसमें 2 चीजें देखेंगे, जैसे बर्लिन है और मॉस्को है। यहां के जो प्राच्यवादी थे उनको हमारे इतिहास में रुचि थी, और चूंकि हमारे सोसाइटी की समझ नहीं थी, या हो सकता है कहीं ना कहीं उनमें एक वेस्टर्न बाइस था, जो पश्चिम के लोगों का पूरब के बारे में जो पूर्वाग्रह होता है, वो पूर्वाग्रह कि भाई हम सुपीरियर हैं, ये इन्फीरियर है, इस तरह का भाव होता है, वो नेचुरली इंश्राइंड होता है। आज भी आप यूरोप में जाएंगे तो आज यूरोप वाले तो अपने आप को बहुत ही, आप तो समझ ही सकते हो कि दे हैव जस्ट प्रोजेक्टेड देमसेल्व्स एज द सिविलाइजिंग द वर्ल्ड। लेकिन सच्चाई यह है कि आज भी उनके यहाँ यूरोप हो और यूएसए हो, एशियंस के प्रति, अफ्रीकन्स के प्रति उनके अंदर एक इनबिल्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का भाव होता है। वो इनबिल्ट जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का भाव बर्लिन में है और मॉस्को में है, उसका तो कुछ भी नहीं। लेकिन इन दोनों का कोई डायरेक्ट मोटिव इंडिया में नहीं है, और जो लंदन वाले प्राच्यवादी हैं उनका डायरेक्ट इंडिया में मोटिव है, क्योंकि एज दे आर रूलिंग इन इंडिया, दे बिलोंग टू द रूलिंग क्लास। सो वो इंडिया के बारे में क्या बोलते हैं उससे उनको बहुत फर्क पड़ने वाला है। तो इनके पीछे एक डायरेक्ट कॉलोनियल मोटिव है, एक औपनिवेशिक इंटरेस्ट है लंदन वालों का। तो खैर चलिए, अब लेकिन ये प्राच्यवादियों ने जो बातें कही वो सुनकर आपका प्रथम दृष्टया दिल खुश हो जाएगा। यू विल बी गोइंग टू बी ओवरवेल्म्ड विद जॉय। Even being the Westerners, they are having such a deep, praise for our history and past culture. तो रियली आप उतना ही, जितना ही प्राच्यवादियों को आप पढ़ेंगे और सुनेंगे, उतना ही आप मार्क्सवादियों पर गुस्सा खाएंगे। अभी भी आप लोग में से बहुत लोग गुस्सा खाते हैं कि मार्क्सवादियों ने हमारे इतिहास को डिस्टॉर्ट किया है, लेकिन प्राच्यवादियों के बारे में आप सुनेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। प्राच्यवादियों ने कितनी तारीफ की हमारी हिस्ट्री की। जस्ट आई एम कैरिंग यू टू दिस पॉइंट। जैसे देखिए, इनका कहना था कि बर्लिन वाले जो थे उन्होंने हमारे संस्कृत का अध्ययन किया। एक बात मैं और भी बता दूं, जो मानते हैं मुगल विदेशी थे, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, कि बर्लिन वालों या यूरोपियन लोगों ने जो हमारे उपनिषद का अध्ययन किया, वो हमारे उपनिषद का अध्ययन ओरिजिनली संस्कृत टेक्स्ट से नहीं किया। उन्होंने किया दारा शिकोह के द्वारा, जो पर्शियन ट्रांसलेशन किया गया था, वो दारा शिकोह के द्वारा पर्शियन ट्रांसलेशन से उन्होंने अध्ययन किया। दे हैव जस्ट मेड यूज ऑफ द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ दारा शिकोह, जो दारा शिकोह के समय में ट्रांसलेशन हुआ था। खैर एनीवे, वो हमारे विचार का विषय नहीं है, मैंने थोड़ा केवल उसकी तरफ झलक दे दी। दूसरा आप देखते हैं, दूसरा है लंदन। तो चलिए, ये लंदन वाले हैं, इन्होंने संस्कृत ग्रंथों का, जैसे आपने एक नाम सुना होगा, वो नाम है विलियम जोन्स। ये सबसे पेट नेम है
इंडियन ओरिएंटलिस्ट में विलियम जोन्स, और वारेन हेस्टिंग्स इंडिया में उस समय गवर्नर जनरल था, विलियम जोन्स को पैट्रोनाइज कर रहा था। विलियम जोन्स भी एक बहुत ही ऑनरेबल ब्यूरोक्रेटिक पोस्ट पर था, विलियम जोन्स था। उसके बाद बहुत सारे थे, कोलब्रुक थे, विल्किंस थे, बहुत सारे थे, लेकिन विलियम जोन्स सबसे चीफ था। और इसने 1784 में एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। और ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का मोटिव ही था कि हम इंडियन कल्चर का अध्ययन करें। तो पहले तो इन ओरिएंटलिस्ट ने हमारी कल्चर की काफ़ी तारीफ की और कहा कि अगर दुनिया में कुछ यूनिक चीज़ है तो वह कहीं ना कहीं ओरिएंटल कल्चर के अतीत में छिपी हुई है। इट इज़ जस्ट इंश्राइंड इन द पास्ट ऑफ द ओरिएंटल कल्चर। मतलब ये हमारे प्राचीन भारत की उपलब्धियों का पूरा गौरवगान किया, प्राचीन ग्रंथों को खोजा, संस्कृत ग्रंथों को खोजा, संस्कृत ग्रंथों की स्टडी पर बल दिया। और इसी क्रम में मैं पहले आपको बताऊं कि पहले हमारे पास इतिहास जानने का जो सोर्स था वो केवल और केवल लिटरेचर था, यानी साहित्य। लेकिन अब दो चीजें विलियम जोन्स के बाद आप देखेंगे, दो चीजें आगे जुड़ेंगी। एक तो विलियम जोन्स के आने के बाद जुड़ेगी एक चीज जिसको आप कहते हो लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स को आप कहते हो भाषा विज्ञान। और भाषा विज्ञान के लिए एक और भी नाम आता है, वो नाम उसको फिलोलॉजी कहते हैं। फिलोलॉजी वो भी भाषा विज्ञान के लिए प्रयुक्त होता है। लिंग्विस्टिक्स शब्द भी आप सुनते हैं। एक लिंग्विस्टिक्स जुड़ गया, ये जोड़ा विलियम जोन्स ने ही, क्योंकि 1786 में विलियम जोन्स ने लिंग्विस्टिक्स के बेसिस पर यह सिद्ध किया भारोपीय प्रदेश की भाषाएं, भारोपीय प्रदेश की भाषाओं में समानता, भारोपीय प्रदेश की भाषाओं में समानता इसमें मतलब रिलेशनशिप among Indo-European languages, मतलब आप लोग जैसे एनसीईआरटी में किसी पुस्तक में पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो भारोपीय प्रदेश की भाषा या इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेज। उसका सबसे पहला स्टडी किसने किया? विलियम जोन्स ने, और 1786 में प्रस्तुत किया। और इसने एक बहुत बड़ी चीज उद्घाटित की। इसने कहा कि देखिए, जिसे आप आर्यन समूह कहते हैं, वो आर्यन समूह एक भाषाई समूह है, और आर्य लोग एक खास प्रकार के भाषा बोलते थे, सेंट्रल एशिया में रहते थे, और वहां से उनकी जो डिफरेंट ब्रांचेज है वो अलग अलग गई है। एक ब्रांच यूरोप में गई, कुछ वेस्ट एशिया में गई, कुछ भारत की तरफ आई, और उसके बाद उसने ऐसे लैंग्वेजेज को निकाला कि कहा कि देखिए, जब हमने लिंग्विस्टिक्स का अध्ययन किया है तो लिंग्विस्टिक्स की स्टडी के बाद हमने पाया है कि ग्रीक्स, रोमन, संस्कृत, पर्शियन, गोथिक एंड सेल्टिक, इन भाषाओं के बीच समानता है। इसने कहा कि देखिए, इन भाषाओं की भी समानता है। तो ग्रीक्स तो आप, रोमन्स तो आप जान ही रहे हो, उससे बहुत मॉडर्न भाषाएं निकली है। संस्कृत आप समझ ही रहे हैं, और पर्शियन जो पश्चिम एशिया में प्रचलित था, बहुत बड़े क्षेत्र में। आप तो जानते हो कि सेंट्रल एशिया से वेस्ट एशिया तक फैला था। महमूद गजनी के समय इसका रेनेसां हुआ था। और गोथिक एंड सेल्टिक
तो गोथिक से जर्मन भाषा निकली और सेल्टिक से वेल्स निकली है और आयरिश निकली है, और फिर गोथिक से और भी फ्रेंच भी निकली है, और वो आप कह सकते हो इंग्लिश भी। इस प्रकार से स्पेनिश, धीरे धीरे सारी भाषाएं गोथिक और सेल्टिक के बीच आ जाती है, और ग्रीक और रोमन से। तो इन्हीं भाषाओं से फिर बाकी मॉडर्न भाषाएं, जैसे रशियंस है, रशियंस को हालांकि उसमें काउंट नहीं किया था उसने, वो बाद में जुड़ा है, वो छूट गया था वहाँ, लेकिन हाँ जर्मन है, फ्रेंच, ये सब भाषाएं ऑटोमेटिकली इससे मिल जाएंगी। तो इसने कहा कि ये भाषा सबकी जननी एक है, इनके बीच जो वर्ड्स है, वर्ड्स का कम्युनिकेशन है, वर्ड्स में समानता है, बहुत सारे वर्ड्स कॉमन हैं, एक ही क्षेत्र से निकले हैं, अलग अलग क्षेत्र में गए हैं, और आर्य भाषाई समूह है। उसने ने भाषाई समूह की आर्य की बात उठाई, ठीक है। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट वन आ गए, एक ब्रिटिश स्कॉलर था, वो साउथ इंडिया का था, मतलब मद्रास का कलेक्टर था, उसका नाम था, मद्रास के उस कलेक्टर का नाम, जैसे ये हुआ आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज। अब आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज का स्टडी यहीं से शुरू हुआ। मुझे लगता है कि अगर आप लोगों को थोड़ा सा भाषा विज्ञान में रुचि हो तो आप प्रायः पढ़ते हो भाषा में, नॉर्मली उसमें होती है, जो हमारी भाषा है वो 3 ग्रुप में बढ़ती है, 3 नहीं 4 ग्रुप में बढ़ती है। तो एक बढ़ती है आर्यन समूह में, जो उत्तर भारत की तमाम भाषाएं उसी से निकली है। दूसरी बढ़ती है द्रविड़ियन समूह में, जो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, और कुछ उत्तर भारत की 1-2 भाषाएं भी द्रविड़ियन समूह से जुड़ी मानी जाती है। उसके बाद एक आती है मुंडा भाषा। मुंडा भाषा को एस्ट्रो एशियाटिक, जो ईस्ट एशिया से लोग आए हुए हैं, उनसे जोड़ा जाता है। और एक खासी तिब्बतन भाषा भी है, क्योंकि खासी तिब्बतन ग्रुप जो नॉर्थ ईस्ट में है, उनकी भाषा की बात होती है। तो खासी तिब्बतन का बहुत छोटा सा रोल है। मुंडा जो लिंग्विस्टिक ग्रुप है उसकी संख्या ज़्यादा है, और द्रविड़ियन की तो अब 90 मिलियन है, मतलब आज वर्ल्ड में 5th या 6th स्थान है द्रविड़ियन लैंग्वेज बोलने वाले को। उसी समूह में आपका शुरू होता है तमिल, तमिल के बाद कन्नड़, फिर तेलुगु। तो पहले तो इन्हीं तीनों को कहा गया, बाद में मलयालम को भी उससे जोड़ा गया। फिर उत्तर से एक भाषा गंगा घाटी में चलती थी, माल्टो उसको बोलते थे, राजमहली भी बोलते हैं उसको, तो वो माल्टो भाषा को उससे जोड़ा गया। और एक आश्चर्यजनक रूप में सिंधु घाटी में एक भाषा है जिसका नाम है ब्रहुई। तो जो ब्रहुई लैंग्वेज चला उसको भी द्रविड़ियन ग्रुप की भाषा से जोड़ा गया। तो उसमें अभी द्रविड़ियन ग्रुप की भाषा को खोजा गया है 1816 में, और इसका खोजने का काम किया था एक कलेक्टर था, और उस कलेक्टर का नाम था, अगर शॉर्ट फॉर्म में जाना चाहोगे, उसे जाना चाहोगे तो उसका नाम है फ्रांसिस व्हाइट एलिस, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में आप याद रखो तो एलिस है, जो मद्रास का कलेक्टर है। और उसी एलिस ने 1816 में द्रविड़ समूह की भाषा को खोजा। तो फिर द्रविड़ समूह की भाषा भी आ गई अस्तित्व में, और फिर इस पर चर्चा होने लगी। तो इसने एलिस ने सिद्ध किया कि देखिए, इसमें द्रविड़ समूह की भाषा में तमिल है, कन्नड़ है, तेलुगु है, और बाद में उसने मलयालम को भी उसमें रखा। इधर नॉर्थ में जो भाषा है संस्कृत, संस्कृत से ही प्राकृत को, पाली को, फिर प्राकृत पाली के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद हिंदी, जो आधुनिक भाषाएं हैं जिसमें आप देखते हो हिंदी, गुजराती, बंगला, उड़िया, बंगला, उड़िया, फिर मराठी, ये सारी भाषाओं को इन्हीं समूह से जोड़कर देखा गया। सो दैट इज गोइंग टू बी, इसको तीसरे ग्रुप यानी 1816 में एलिस द्रविड़ समूह की भाषा से इसको जोड़ा गया है। तो दिस इज द वन फैक्ट, सेकंड वन फैक्ट। तो ये दोनों जब भाषा की बात हुई तो फिर उसी समय विलियम जोन्स ने कहा, द्रविड़ समूह की हम बाद में चर्चा करेंगे, कि अरे आर्यंस तो सेंट्रल एशिया से आए, और जो आर्यंस है वो आर्यंस ब्रिटिश भी आर्यंस हैं और इंडियंस भी आर्यंस हैं। सवर्न इंडियंस तो विशेषकर आर्यंस हैं, तो ब्रिटिश भी आर्यंस हैं, और जो कुलीन इंडियंस वो भी आर्यंस हैं। तो ये कुलीन इंडियंस या इंडियंस कोई और नहीं, ब्रिटिश के ही भाई बिरादर हैं। वो ब्रिटिश से अलग नहीं है, ब्रिटिश के ही भाई बिरादर है। अरे बहुत पहले हम सभी एक थे। अब इससे किसी इंडियंस को एक्साइटेड होना कितना नेचुरल है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी नेचुरल फॉर देम टू बी एक्साइटेड। और वो काफी एक्साइटेड हो गए कि अच्छा, ये चलो हम भी इन्हीं से निकले हैं। तो एक तो हमारे मन में एक अतिरिक्त आत्मविश्वास आया कि चलो हम ब्रिटिश के ही बिरादर हैं। अब
अतिरिक्त आत्मविश्वास तो पहले विलियम जोन्स ने ला दिया, आगे मैक्स मुलर ने स्टडी किया तो मैक्स मुलर से एक गलती हुई। गलती यह हुई, हालांकि गलतियां तो उसने कई की है, लेकिन एक गलती मैक्स मुलर से यह हुई कि मैक्स मुलर ने, चूंकि उस समय यूरोप में 19वीं सदी के मध्य तक, मैं आपको बताऊं कि भाषाई समूह और नस्लीय समूह इन दोनों को साथ साथ लेकर चला जाता था। साथ लेकर चला जाता था मतलब ये माना जाता था कि अगर आप एक भाषाई समूह के हैं तो आप एक ही नस्ल समूह के हैं। और कहोगे भाई रेशियल समूह में दिक्कत क्या है, तो भाषाई समूह में चलिए कोई सुपीरियरिटी की भावना नहीं है, लेकिन जो मतलब हम श्रेष्ठ हैं ऐसी भावना नहीं है। और मतलब जो नस्लीय समूह से आप फिर आते हो, भाषाई समूह से जब भाषाई समूह में नहीं है, लेकिन जब आप नस्लीय समूह पर आते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग सुपीरियरिटी की भावना आ जाती है कि हम श्रेष्ठ हैं। तो ये भावना पहले नहीं आई थी विलियम जोन्स के समय, लेकिन मैक्स मुलर के समय ये बात आने लगी कि देखो भाई, एक खास भाषा बोलने वाले जो लोग हैं वो खास नस्ल समूह के लोग हैं। तो इस तरह की भाव धीरे धीरे, हालांकि बहुत स्पष्ट नहीं था, लेकिन एक तरह से तो इनबिल्ट धीरे धीरे इस तरह की बात आने लगी। तो अब मैक्स मुलर क्या बोलता है उसको अब देखिए। मैक्स मुलर कहता है कि देखिए, आप जो बैटल ऑफ पलासी की बात कहते हो, तो आप जान लीजिए कि जो रॉबर्ट क्लाइव के सोल्जर्स में जो ब्लड था, वही ब्लड इस ब्लैक बंगालीज में भी था, डार्क बंगालीज में भी था। दोनों एक ही ब्लड से थे, कोई ऐसा नहीं कि एक विदेशी थे एक देशी थे। तो अब तो बड़ी अजीब बात हो गई। अब तो रॉबर्ट क्लाइव का भी देशीकरण की बात वो करने लगी कि भाई वो भी तो वही है, आर्यंस ही हैं, आप ही के भाई बिरादर हैं। तो हमारे जो सवर्ण लोग जो उच्च वर्ण वाले थे, उनको बड़ा एक, क्योंकि ब्रिटिश रूलिंग क्लास से थे, तो उनको लगा कि यार हम लोग भी तो रूलिंग क्लास से हैं, अपने ही वो भाई बिरादर है, कोई बुरा नहीं है। तो हम लोग को बहुत मन लुभावन लगा। पहली बात तो यही हो गई। खैर चलिए, फिर आगे बात यहीं तक नहीं रुकी। 19वीं सदी के मध्य में जब आप आओगे, 19वीं सदी के मध्य में देखो, ये पूरा जो कंट्रोवर्सी है वो बहुत धीरे धीरे और ग्रेजुअली इवॉल्व किया है। जब 19वीं सदी के मध्य में आओगी, इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी, तो मिडल ऑफ 19th सेंचुरी में एक फ्रेंच स्कॉलर था, उसको कहोगे फ्रेंच एरिस्टोक्रेट्स। तो एक फ्रेंच एरिस्टोक्रेट था, एक फ्रेंच स्कॉलर था, एक फ्रेंच कुलीन था, जिसका पूरा नाम तो बहुत लंबा है, आर्थर डी गोबेन्यू उसका नाम है। तो आर्थर डी गोबेन्यू, सिर्फ आप इतना ही जान लीजिए, आर्थर डी गोबेन्यू का नाम भी याद रखना आवश्यक नहीं है, कि एक फ्रेंच विद्वान था। उसने 19वीं सदी के मध्य में, इन द मिड ऑफ 19th सेंचुरी, दिस फ्रेंच स्कॉलर द आर्थर डी गोबेन्यू, उसने अब भाषा और रेस यानी लैंग्वेज और रेस को बांट दिया। इसने कहा कि नहीं, उसने एक क्लियर कट एक रेशियल थियरी दे दी। इससे पहले लैंग्वेज और रेस को इंटरचेंजेबल माना जाता था, अब उसने कहा कि नहीं, ये दोनों इंटरचेंजेबल नहीं है। उसने रेशियल थियरी दे दी और स्पष्ट कहा कि आर्यंस हैं वो श्रेष्ठ नस्ल के हैं। गोबेन्यू ने कहा कि आर्यंस श्रेष्ठ नस्ल के हैं और यूरोप में विशुद्ध आर्यंस जर्मन्स हैं। तो आप कहेंगे वो खुद फ्रेंच थे, लेकिन वो जर्मन्स को श्रेष्ठ बोल रहे थे, क्यों? उन्होंने ये सिद्ध किया कि जर्मन्स यूरोप में विशुद्ध आर्यंस है, दे आर द प्योर आर्यंस, और फ्रेंच एरिस्टोक्रेट्स भी उन्हीं आर्यन से निकले हुए, उन्हीं जर्मन से निकले हुए हैं। So even the French aristocrats have originated from the same Germans. फ्रेंच एरिस्टोक्रेट्स और जर्मन्स अलग नहीं है, उन्हीं समूह से आए हुए हैं। तो कुल मिलाकर वह भी विशुद्ध आर्यंस बन जाते हैं। जिसी समय यह थियरी उन्होंने दी, अब तो जर्मन स्कॉलर्स के लिए बहुत स्ट्रांग फ्यूल हो गया ये। जर्मन स्कॉलर्स तो इसको लेकर उड़ गए आगे, और फिर आगे 20th सेंचुरी में हिटलर का उद्भव हुआ, नाजी। अब नाजी ने इसको प्रोपेगेंडा बनाया, और प्रोपेगेंडा बना के यही सिद्ध किया कि देखिए, ये दुनिया रेस के आधार पर बटी हुई है। अगर रेस प्योर है तो सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट होता है, और रेस अगर मिक्स्ड हो जाता है तो सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो जाता है। तो जब तक प्योर रेस रहेगा तब तक दुनिया में तरक्की होगी, क्योंकि कुछ दुनिया के ऐसे कम्युनिटी होगी, कुछ ऐसे रेसेस होंगे जो खुद तो आगे बढ़ेंगे और दूसरे को भी आगे बढ़ाएंगे सिविलाइजेशन के माध्यम से। रेस अगर प्योर नहीं रहा, अगर वो मिक्स्ड हो गया, तो अंत में पूरी दुनिया के लिए डिक्लाइनिंग सिचुएशन आ जाएगा। और इसी आधार पर उसने सिद्ध किया, दो आधार पर देखिए। अब उसने निशाना बनाया ज्यूज को।
ज्यूज को निशाना बना, यहूदियों को, और इसी रेशियल थियरी के आधार पर उसने कहा कि देखिए यहूदी हैं वो इंफीरियर हैं और वे जर्मन्स के साथ मिक्स कर रहे हैं, और वो जर्मन्स के साथ दे विल मिक्स द जर्मन्स, सो दे आर गोइंग टू विसिएट इवन द जर्मन रेस एंड दैट विल बी अ डिक्लाइनिंग एक्सपीरियंस फॉर द जर्मन्स इन फ्यूचर। तो वी हैव टू मेक जर्मनी फ्री फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ ज्यूज। और तब उसने जो अपनी वो मशीनरी चलाई जिसको आप कहते हो, वो जो एट्रोसिटी हिस्ट्री में आपको जाना जाता है, आप तो जानते ही हो, और जो घेटो बनाए गए और किस प्रकार से मतलब गैस चैम्बर्स के, और वो जो होलोकॉस्ट हुआ, वो हिस्ट्री में होलोकॉस्ट ये दुनिया कभी भूल नहीं पाएगी। तो उन्होंने जर्मन को निशाना बनाया और साथ में जिप्सीज को भी निशाना बनाया, जो सॉरी यहूदी को, ज्यूज को निशाना बनाया और साथ में जिप्सीज को भी बनाया। तो जिप्सीज तो आर्यंस ग्रुप से ही थे उनके मुताबिक, इंडो आर्यंस ग्रुप से, मतलब इंडो आर्यंस नहीं, सिर्फ यूरोपियन आर्यंस के ग्रुप से। लेकिन उसका तर्क यह था कि ये इनका नस्ल अब पॉल्यूट हो चुका है, अब ये प्योर नहीं रह गए, इसलिए ये भी प्रॉब्लम है, इनसे भी हमको जर्मनी को फ्री करना है और यूरोप को फ्री करना है। और उधर स्लाव लोगों पर, रशियंस पर भी उसने अटैक किया कि रशियंस भले ही इंडो आर्यंस कभी रहे थे, बट इवन रशियन रेस हैज बीन अ मिक्स्ड रेस नाउ, स्लाव, दैट इज कॉल्ड स्लाव, तो वी हैव टू मेक यूरोप फ्री फ्रॉम स्लाव। और इसी एक्सक्यूज पर उसने रूस पर भी हमला किया था। तो उसने पूरे रेस थियरी को लेके इतनी बातों को बिगाड़ दिया पूरे वर्ल्ड में। तो वो तो उधर चल रहा था, उधर यूरोपीय लोगों में को इस रेशियल थियरी से फायदा यह हो रहा था कि वो दुनिया को यह बता रहे थे कि हम प्योर रेस हैं और इसीलिए हमने दुनिया की तरक्की की है, वी हैव सिविलाइज द वर्ल्ड, क्योंकि हम रेस प्योर हैं। इधर अब क्या है कि उन्होंने इन्फेक्शन, जो ओरिएंटलिस्ट है वो ओरिएंटलिस्ट ने तो पहले इन्फेक्शन लगाया ही था, क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि एक्चुअली एक कॉमन मिसपरसेप्शन है लोगों में, मतलब इस तरह की भावना है कि भाई बच्चे केवल एनसीईआरटी ही जानना चाहिए, यही करना चाहिए। लेकिन देखिए सच्चाई ये है कि जब तक चीज़ों को आप क्रिटिकली बहुत चीज़ों को नहीं जान पाएंगे तो इंटरव्यू बोर्ड में भी आपको परेशानी हो जाएगी, क्योंकि वो कुछ चीज़ें ऐसे पूछेंगी जो मतलब आपको वहां पर इमीडिएट जवाब देना है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, जो इंटरव्यू का अभी का जो सिचुएशन है, तो रोज मेरे सामने एक क्वेश्चन आते हैं। अब एक दो दिन पहले एक क्वेश्चन आया कि अच्छा एक चीज बताइए, एक बोर्ड का क्वेश्चन था कि एक्चुअली द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स स्प्रेड कम्युनलिज्म थ्रू शाउटिंग एंड थ्रू मच हसल एंड बसल, बट द मॉडरेट लीडर्स स्प्रेड कम्युनलिज्म very quietly, very peacefully, we are not going to notice it। मतलब उनका ये कहना था कि देखिए जो उग्रवादी नेता थे उन्होंने तो पूरे खुलकर संप्रदायवाद फैलाया, लेकिन ये जो तथाकथित मतलब उन्होंने पूरा शोर मचा के संप्रदायवाद फैलाया, आप कहते हैं जैसे गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव, ये वो। लेकिन ये उदारवादी नेता ने चुपके और शांत से कैसे संप्रदायवाद फैला दिया। तो बच्चे ने हमसे पूछा, हमने कहा कि देखो भाई ये हमसे पूछ रहे हो, खैर चलिए ये तो एक क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन का मैं आंसर दे के आपको भेज दूंगा, लेकिन जो वहां बोर्ड में वहां पर यू आर सपोज टू कुक द फूड्स क्विकली एंड टू सर्व द प्लेटर, वहां पर आपको क्विक उसको फूड को कुक करना पड़ेगा और उसको प्लेटर फिर सजा के आपको देना पड़ेगा। हाउ विल यू मेक इट क्लियर, आप इसको कैसे कर पाओगे। तो मैंने ये बात बताई। कल एक क्वेश्चन मेरे सामने आया कि अगर ब्रिटिश नहीं होते तो इंडिया का इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन आज क्या होता। अब देखो कितना हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। सो एक एग्जामिनर से भी अगर पूछा, सॉरी वो बोर्ड मेंबर से पूछा जाए कि सर इस पर आपका क्या ख्याल है, तो कोई भी दुनिया का कोई भी इंटेलेक्चुअल इस पर कंक्रीट नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, इस पर सभी लोग स्वतंत्र रूप से विचार दे सकते हैं, और बेहतर है कि हम यह ना माने कि ब्रिटिश अगर नहीं आए होते तो इंडिया की स्थिति खराब हो गई होती, या हम ना माने, क्योंकि तब हम ये सिद्ध कर देंगे कि वो कॉलोनाइजर्स नहीं थे, वो हमारे लिबरेटर थे। तो वो कहां से, क्रिटिकल ओपिनियन का मेरा मेन मकसद यही है कि आप अगर सभी कुछ को जानते रहेंगे तो आप स्टैंड ले पाएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछेंगे, आप हल्का मुस्कुराएंगे और 5 सेकंड 10 सेकंड सोचेंगे और एक माकूल सा उत्तर दे देंगे। ये मेरा मकसद है, और यही होना चाहिए एक स्टूडेंट का, एक इंटेलेक्चुअल को, एक बुद्धिजीवी को, जो इंडिया के सबसे बड़े एग्जामिनेशन के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। तो अब
देखिए, एक एक मैं आपको सीक्रेट बताता हूं। सीक्रेट नहीं है तो ओपन है इंटेलेक्चुअल सोसाइटी में, लेकिन स्कॉलर्स के लेवल पर ही चलता है, प्राय कॉमन पीपल को पता नहीं होता है। जैसे ओरिएंटलिस्ट थिंकर्स थे, जितनी भी बातें कही, जितनी हम लोगों की तारीफ की, उससे यही लगता है कि वो हमारे सिंपैथाइजर्स हैं। यस, राइट, दे आर सिंपैथाइजर्स, ऐसा लगता है। लेकिन इस पर एक विद्वान था, 2005 में उसने काम किया था, उसका नाम था एडवर्ड सईद। एडवर्ड सईद ने एक थियरी दी, ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म का मतलब होता है प्राच्यवाद। उसने तो जो बात कही वो तो थोड़ा टेक्निकल है, जो शायद आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन मैं लेमैन टर्म में उसको समझा दूंगा। वो कहता है कि जो ओरिएंटलिज्म है वो एक ऐसा विचार है जो एक सर्वोच्च सत्ता द्वारा ऊपर से थोपा गया है। यानी ओरिएंटलिज्म इज सच एन आइडियोलॉजी व्हिच हैज बीन इम्पोज्ड बाय अ सुपीरियर पावर फ्रॉम द अबव। तो मतलब उसका ये कहना है कि देखिए, ओरिएंटलिज्म में जो प्राच्यवाद है वह विचार कहीं ना कहीं कॉलोनियल इंटरेस्ट से प्रेरित है, कहीं ना कहीं औपनिवेशिक हित से प्रेरित है। ब्रिटिश ने हमारे अतीत का या दुनिया में कहीं भी जो वेस्टर्नर्स थे, ओरिएंटलिज्म केवल इंडिया का ही सत्य नहीं है, वो और भी एशिया बाकी देशों के लिए भी है। वो पूरे नॉन यूरोपियंस को ही ओरिएंटल्स कहते हैं। तो जहां भी इसने अध्ययन किया तो उसने जो अध्ययन हुआ है वो अध्ययन वही उन्होंने बताया हमारे बारे में जो उनके इंटरेस्ट को सूट करता था। अब बताइए, हम अपने ग्रेट ग्रैंडफादर को नहीं जानते हैं और कोई हमें कहे कि अच्छा आप अपने ग्रेट ग्रैंडफादर को जानते हो, तो हम कहेंगे नहीं, तो हम आपको बताते हैं, आप बैठिए। और उसके बाद वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने लगता है, हमारी आंखें फटी की फटी रह जाती है कि अच्छा ऐसे थे वैसे थे। कुछ तारीफ करता है, कुछ बोलता है कि थोड़ा सा सेल्फिश भी थे, स्वार्थी भी थे। तो फिर हम चिंतित, अरे यार क्या क्यों स्वार्थी थे। फिर कहता है अच्छा नहीं, जीनियस थे, बहुत बुद्धिमान थे। तो खुश हो जाते हैं, अच्छा बुद्धिमान थे हमारे पूर्वज। तो और फिर आगे चलकर पता चलता है कि भाई ये पूर्वज के बारे में जो हमें बताया है यह हाफ ट्रूथ है, आधी सच्चाई है। और वह इसलिए बताया गया है हमें क्योंकि उसका इंटरेस्ट था कि हम अपने फोरफादर्स के बारे में वही जाने जो समझाना चाहता है। अब बताइए हमारी क्या गति होगी। द सेम हैपेंड। तो ये एडवर्ड्स, अब यहां पर मैं एक बात आपको बताता हूं, और भी थोड़ा और भी टेक्निकल है ये बात, तो हालांकि आप समझ गए होंगे क्योंकि मैंने एक लेमैन के टर्म में एग्जाम्पल दिया। एक और एग्जाम्पल मैं देना चाहता आपको कि देखिए, ये आधी कहानी ही है। क्योंकि ये एडवर्ड सईद कहता है कि जो ओरिएंटलिज्म है, जो प्राच्यवाद का विचार है, वो ब्रिटिश के द्वारा इंडिया पर थोपा गया है। आप मान के चलिए, एडवर्ड सईद से हमें ये सूचना मिलती है। उसके पीछे जाओगे तो पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर है, उसका नाम मिशेल फूको है। उसने एक नॉलेज पावर का कॉन्सेप्ट दिया है, उससे एडवर्ड सईद का जो कॉन्सेप्ट है मिलता है, लेकिन इतनी गुत्थियों में मैं आपको नहीं ले जाना चाहूँगा। फिलहाल आप यह जान लें कि एडवर्ड सईद के विचारों से हम यह इन्फर करते हैं कि जो ओरिएंटलिज्म जो विचार है वो विशुद्ध ब्रिटिश ने हमारे ऊपर थोपा। उसमें कुछ और भी स्कॉलर्स ने काम किया आगे, जैसे एक गौरी विश्वनाथन है। उन्होंने कहा कि नहीं, यह एक्चुअली जिसको आप इंडियन ओरिएंटलिज्म कहते हो या दुनिया में कहीं भी ओरिएंटलिज्म आया, वह एक तरफ से कॉलोनियल पावर और जो हमारे यहाँ के एलिट क्लास था उसके आपस में डायलॉग से बना है। तो अब आपको फिर थोड़ा लगे भाई दोनों के डायलॉग से बना है, सो व्हाट डू यू मीन। तो देखो, उसका ये कहना है कि देखिए, जो ये तो ठीक है, ओरिएंटलिज्म एक कॉलोनियल नॉलेज है, मतलब उनका अपना इंटरेस्ट था। जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स आए तो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय विलियम जोन्स थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई। विलियम जोन्स ने भी संस्कृत सीखा, लेकिन संस्कृत किससे सीखा? यहाँ के पंडितों से सीखा, और फिर यहाँ का ग्रंथ पढ़ने के लिए पंडितों को लगाया। अब हम कोई कास्टिज्म की बात नहीं कर रहे हैं, आप इसको गलत मत लेना। और पंडितों से उसका अर्थ समझा, और वॉरेन हेस्टिंग्स ने पंडितों को कहा कि आप कोडिफिकेशन ऑफ लॉज करिए, और ये पंडितों को काम दिया संस्कृत टेक्स्ट का अध्ययन करके बताने के लिए। तो गौरी विश्वनाथन वगैरह जैसे स्कॉलर्स का मानना है कि एक तो उनका इंटरेस्ट था जो उन्होंने फिल्टर किया नॉलेज को अपने इंटरेस्ट में, और दूसरा जब पंडितों की बारी आई तो उन्होंने अपने इंटरेस्ट भी फिल्टर करके वो सुनाया जो इनके इंटरेस्ट में, पंडितों के इंटरेस्ट में ज्यादा उचित था। तो इंडियन सोसाइटी का नॉलेज डबल फिल्टर्ड हो गया। एक तो उन्होंने फिल्टर लगाया, दूसरा फिल्टर इन्होंने लगाया।
आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? तो ये इनका कहना है कि ये जो आर्यन जो थियरी है, या आर्यन का जो रेशियल थियरी है, या जो आर्यन क्वेश्चन है, ये आर्यन क्वेश्चन दोनों के मन को भा रहा था। ब्रिटिश ओरिएंटलिस्ट के मन को भा रहा था कि वो चाह रहे थे कि हम इंडियन एलिट क्लास को अपने निकट लाकर हम यह दिखाएं और उनसे एक मित्रता का हाथ बढ़ाएं, और जो हमारे हित में काम कर सके। और जो हमारे इंडियन एलिट क्लास थे वो मुफ्त में एलिट बन रहे थे। उनको लग रहा था कि भाई ये हमारे यहाँ के जो कॉमनर्स वो इंफीरियर हैं और हम उनके लेवल के लोग हैं, तो वी आर जस्ट गोइंग टू बी ब्रेदरेन इन रिलेशंस, हम लोग भाई भाई हैं। तो इनको एक्चुअली, इनको भी गर्व की भावना थी, उनको भी गर्व की भावना थी। अब जब विशुद्ध गवेनल्यू ने जब विशुद्ध रेशियल थियरी ला दी लिंग्विस्टिक थियरी से, तब उधर वेस्टर्नर्स लोग थे, उन्होंने एक और मसाले दे दिया, एक और मुद्दा दे दिया हमारे यहां के एलिट्स को, कि यहां के जो देसी लोग हैं वो हमसे इंफीरियर हैं। देशी लोग हैं वो हमसे इंफीरियर हैं और हम आर्यन से इसलिए सुपीरियर हैं। तो ये जो बात आई, इसने एक तरह से रेशियल डिवीजन लाया सोसाइटी में। और जो आर्यंस थे उन्होंने अपने सुपीरियर की बात की, जहां के देसी लोग हैं उनको इंफीरियर्स की बात की। अब यहां पर भी देखिए डबल कन्फ्लिक्ट हो गया। एक तरफ जो तथाकथित सवर्ण लोग थे, कुलीन लोग थे, वो अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगे आर्यंस से, और जो यहाँ के मतलब कह सकते हैं कि जो लोअर कास्ट के लोग थे, लोअर लेवल के लोग थे, वो उनके दिमाग में ये बात कहीं ना कहीं आने लगी कि ये बाहर से आए हैं और इन्होंने हमारे यहाँ के संसाधनों को ऊपर कब्जा कर लिया है। अभी एक अजीब सा रिफ्ट सोसाइटी में पैदा करने लगा। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट कि ज्योतिबा फुले, ही वाज अ ग्रेट रिफॉर्मर एंड ही इज एसोसिएटेड विद द कास्ट एंड द वुमेन इश्यूज इन इंडिया। ही इज रियली अ ग्रेट थिंकर। तो उसने जो पूरी थियरी दी, उसी आर्यन इन्वेजन थियरी का उसने फायदा उठाया, और उसने ज्योतिबा फुले ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि देखो भाइयों, ये आर्यंस विदेशी हैं, ये हमारे यहाँ जबरन कब्जा करके आए और इन्होंने हमारे यहाँ। तो इधर अब दूसरी समस्या हो गई, एक तरफ सवर्ण लोग हैं वो अपने रेशियल सुपीरियरिटी के भाव से फूल रहे हैं, एक तरफ जो निम्न वर्ग के लीडर्स है वो सिद्ध कर रहे हैं कि भाई ये आउटसाइडर्स हैं। तो इस तरह से सोसाइटी में एक अननेसेसरी एक कह सकते हो कि डिवीजन, एक रिफ्ट क्रिएट हो गया जो नहीं होना चाहिए। खैर चलिए, अब बात फिर आगे बढ़ी। अब क्या हुआ? अब बात आगे ये बढ़ी कि 1920 के दशक में 1920 के दशक में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। उन्नीस सौ बीस की दशक में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन केम टू लाइट 1924 में। यानी आप कह सकते हो 1924 में जॉन मार्शल ने इसका प्रकाशन किया। जिसी समय हड़प्पा सभ्यता के प्रकाश में आने की बात हुई तो दोनों का खेल बिगड़ गया। एक तरफ अब ब्रिटिश को ऐसा लगने लगा कि भाई हम तो यह दावा कर रहे थे कि हम आर्यंस हमारे यहाँ से, मतलब हमारे ही भाई बिरादर के भाव में हैं, और दे आर जस्ट लाइक द ब्रेदरेन, और आर्यंस सुपीरियर हैं, और हम क्लेम कर रहे थे कि दुनिया को हमने सिविलाइज किया। पहली बार ऐसा हुआ कि अब उनके सामने एक नई थियरी आ गई कि आपने दुनिया को सिविलाइज नहीं किया, बल्कि सच्चाई यह है कि आपसे बहुत पहले सिविलाइज लोग इंडिया में थे। And the Indus Valley civilization was the one of the earliest civilizations in the world, along with Mesopotamian civilization and Egyptian civilization. तो जब यह थियरी आई तो अब तो ब्रिटिश को भी समस्या आ गई, और हमारे यहाँ के जो तथाकथित एलिट्स थे उनको भी समस्या आ गई। उनको यह प्रॉब्लम आ रहा था कि भाई हमने तो अपने को आर्यंस करार दिया है और हमने अपने को सुपीरियर माना है, लेकिन अगर प्री आर्यन एरा में इतना डेवलप्ड अर्बन सिविलाइजेशन आ चुका है तो फिर हम कहां रहेंगे? हमारे जो एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी का जो भाव है वो तो उसका तो इरोजन होगा, क्योंकि हमसे पहले यहाँ के प्री आर्यंस काफी इतना डेवलप्ड थे।
ये जो समस्या आई, अब इस समस्या में इसने दो रुख पकड़ा। एक तरफ ब्रिटिश स्कॉलर्स ने, एक तरफ ब्रिटिश स्कॉलर्स हैं, वो ब्रिटिश स्कॉलर्स ने पहले ये सिद्ध करने की कोशिश की कि ये सिविलाइजेशन बाहर से आया, मतलब स्वयं इंडियंस लोगों की इतनी कैपेसिटी ही नहीं थी कि इस तरह की सिविलाइजेशन को डेवलप करती। तो ये तो ब्रिटिश का स्टैंड रहा। उसी क्रम में मॉर्टिमर व्हीलर ने, या आप कह सकते हो मॉर्टिमर व्हीलर, क्रेमर, गॉर्डन चाइल्ड, इस तरह के स्कॉलर्स ने ये बातें रखी। दूसरा, जो हमारे अपने जो थिंकर्स थे, उन्होंने इस बात का नारा देना शुरू कर दिया कि आर्यंस देसी थे और आर्यंस ने ही इंडस वैली सिविलाइजेशन को फाउंड किया है। आर्यंस देसी थे और आर्यंस ने ही इंडस वैली सिविलाइजेशन को फाउंड किया है। दे लेड फाउंडेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हमारे यहाँ के जो कह सकते हो द थिंकर्स ऑफ इंडिया, तो कुछ थिंकर्स सामने आए और उन्होंने कहना शुरू किया। जैसे देखिए, एक्चुअली हुआ क्या था कि जब ब्रिटिश ने सिद्ध कर दिया था कि आर्यंस सुपीरियर हैं और आर्यंस के साथ ही इंडिया में सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई है, तो फिर हमारे यहाँ के 19वीं सेंचुरी के जो रिफॉर्मर्स है, राजा राम मोहन रॉय से लेकर विशेषकर जो दयानंद सरस्वती का आपने नाम सुना है, तो ये जो स्कॉलर्स है, इन्होंने कहीं ना कहीं आर्यन सिविलाइजेशन की को बहुत आगे तक ले गए थे और वेद को दुनिया में, खैर वेद को तो प्राचीनतम ग्रंथ वैसे ही माना जाता है, उन्होंने वेद को ही नॉलेज का पूरा सोर्स बता दिया था। और तथाकथित हिंदू धर्म, जिसको हिंदुइज्म कहते हो, उस हिंदुइज्म का आधार उन्होंने वेद को बता दिया कि वेद ही उसका आधार है और वहीं से हिंदुइज्म शुरू हुआ है और उसके आगे जितने भी ग्रंथ है वो सब बोगस है। अगर नॉलेज का सोर्स है तो वेदास है और उसके आगे डिस्टॉर्शंस है, बहुत सारी चीजें मिक्सअप हो गई, लेकिन वो प्योर है। तो अब ये चीजें जो उन्होंने कहा है वो पूरा का पूरा धराशायी हो रहा था, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन में पहले, अब उसमें दूसरी समस्या क्या आ रही है कि अब यही समस्या आ रही है कि इन दोनों सिविलाइजेशन को हम कैसे आपस में गूंथें। यानी वैदिक सिविलाइजेशन पहले लाइट में आया था और हड़प्पन सिविलाइजेशन, अब ये दोनों में समस्या आ रही थी कि ये इन दोनों को हम कैसे आपस में मिलाएं। हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैसे इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन में हड़प्पन इसलिए बोल रहा हूं कि अब इसका ज्यादा मान्य यही है। अगर फिर इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन जो एसपी गुप्ता कहते हैं पूरी तरह ये भाव इस्टेब्लिश ना हो जाए, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन अब तक वाइडली एक्सेप्टेड कहा जाता है। तो अब इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि अब इन दोनों की भी समस्या संबंध जोड़ने में यह आ रही थी कि वैदिक सिविलाइजेशन में लिटरेचर था, लेकिन पूरा आर्कियोलॉजी का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था कि इनसे जुड़े हुए पुरातत्व भारत में है कौन। और हड़प्पन सिविलाइजेशन में समस्या यह थी कि इसमें इसका स्क्रिप्ट पढ़ा नहीं गया। अब देखिए, इजिप्ट का स्क्रिप्ट पढ़ लिया गया, इजिप्टियन सिविलाइजेशन का, मेसोपोटामियन का एक रोसेटा स्टोन प्रकाश में आया, उसी के बेसिस पर इजिप्टियन जो सिविलाइजेशन उसका स्क्रिप्ट पढ़ लिया गया, उसी तरह से मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का स्क्रिप्ट पढ़ लिया गया। हड़प्पन स्क्रिप्ट को पढ़ा नहीं जा रहा था, तो यहाँ लिटरेचर का सपोर्ट नहीं था। खैर चलिए, एक बात आपको पता चलती है कि 1946 में, शायद 46 में ही या 60 में, अतरंजी खेरा में, नहीं, स्वतंत्रता के जस्ट बाद, डेट नहीं डालता हूं यहाँ, कि जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस आर्यों का एक आर्कियोलॉजी मिलना शुरू हुआ और वह आर्कियोलॉजी आर्यों का जो पुरातत्व, आर्यों से जुड़ा हुआ जो पुरातत्व मिला, तो शायद पुस्तक में आप लोग पढ़ेंगे पीजीडब्ल्यू का आप लोगों ने देखा होगा तो नाम पढ़ा होगा। हिंदी में इसको कहते हैं चित्रित धूसर मृदभांड। एक चित्रित धूसर मृदभांड मिला हस्तिनापुर में, अतरंजी खेरा में, अहिच्छत्र में, कई जगहों पर ये मिलने लगा। और फिर देखते देखते जब बाद में खुदाई शुरू हुई तो 750 स्थल मिल गए और इनको वैदिक आर्यों से जोड़ा गया, क्योंकि वैदिक आर्यों का जो लिटरेचर, जो बातें उनके बारे में बता रहा था, वो आर्कियोलॉजी से बहुत कुछ मिलता जुलता था। जैसे इनके बारे में हॉर्सेस का बड़ा वाइडली प्रयोग करते थे,
चैरियट्स का प्रयोग करते थे, तो इन सभी का प्रयोग करते थे। वो बातें चित्तीधूसर मृदभांडों से प्रूव हो रही थी उन स्थलों से। जैसे उनमें से बहुत सारी चीजें, ये जो जैसे इसमें पहले तांबे का प्रयोग किया, कांसे का, फिर लोहे का प्रयोग किया, तो इन सभी चीजें इस स्थापत्य से। वैसे तो देखो ऐसे बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, ब्लैक स्लिप्टवेयर के साइट्स हैं, NBPW साइट्स हैं, OCPW साइट्स हैं, लेकिन सबसे जो आर्यों के साथ उसके उनके जीवन पद्धति के साथ जो जुड़ रहा था वो था चित्तीधूसर मृदभांड। तो खैर चलिए, अब यूपीएससी में अगर क्वेश्चन पूछा था 2017 या 18 में कि लिटरेचर डज नॉट नो हड़प्पन्स एंड आर्कियोलॉजी डज नॉट नो आर्यंस, क्रिटिकली एग्जामिन। अब बच्चे इस क्वेश्चन लेके पूरी एकेडमिक बाजार में घूम रहे हैं, इसका क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर तो साफ है, क्लियर है कि हम कहने के लिए पीजीडब्ल्यू को हम आर्यंस के आर्कियोलॉजी से जोड़ते हैं, लेकिन आज भी दोनों के बीच कोरोबोरेशन की समस्या बनी हुई है कि वैदिक साहित्य जिस समाज की बात करता है और पुरातत्व की खुदाई में जिस समाज का चित्र निकला है, क्या दोनों एक है? आज भी समस्या बनी हुई है। और लिटरेचर में एक तरफ से हम हड़प्पाई आर्कियोलॉजी के माध्यम से उस सभ्यता को रिकंस्ट्रक्ट किया है, लेकिन आज तक लिटरेचर नहीं पढ़ा गया, इसलिए हम किसी भी बात पर कंफर्म होकर कुछ बताने की स्थिति में नहीं। तो अब यही दोनों की स्थिति रही, यह समस्या बनी रही। अब इस समस्या बनने के बाद वही वजह है जो विवाद आज तक चल रहा है। अब चलिए, विवाद चल रहा है उसके लिए कोई हर्ज नहीं है। कोई अगर आपसे पूछे कि क्या आप इस मत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि वैदिक आर्यंस बाहर से आए, आप कहेंगे हम अभी के एविडेंस के आधार पर हमें समस्या आ रही है। कल को अगर एविडेंस के माध्यम से उसको प्रूफ कर दिया, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी तक का जो एविडेंस है वो एविडेंस बताता है कि चलिए ये आए साउथ एशिया से, और यहीं पर आपको एक, अब ज़्यादा एविडेंस मैंने नहीं दिया कि आपके लिए थोड़ा फैक्चुअल हो जाता। यहाँ पर आपको वर्तमान टर्की है, इराक के पास है, वो जगह है कैसाइट, वहाँ पर इंस्क्रिप्शन मिला है, वो सबसे अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन माना जाता है। उसके आधार पर वो कहते हैं कि हम आर्यों का इधर विस्तार हुआ। लेकिन चलिए मैं आपको थोड़ा सा यही सेंट्रल एशिया का आप जो देख रहे हैं, यहाँ से इस रीजन को इस प्रकार से अब तक का एविडेंस इस तरह से बताने की कोशिश करता है। लेकिन चलिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि अब ये दोनों ग्रुप के हिस्टोरियंस हैं, केम फ्रॉम आउटसाइड, यह केम फ्रॉम आउटसाइड और यह है नेटिव्स। यह केम फ्रॉम आउटसाइड, यह है नेटिव्स। मतलब ये कह रहा है कि बाहर से आया, ये बताया देशी है। तो इस समूह में जो मेन स्ट्रीम स्कॉलर्स हैं, जिनको आप मेन स्ट्रीम स्कॉलर्स कहते हैं, वो मेन स्ट्रीम स्कॉलर्स इस समूह में मतलब मेन स्ट्रीम स्कॉलर्स का मतलब है कि यह है इस्टेब्लिश्ड मत। इस्टेब्लिश्ड मत है। इस्टेब्लिश्ड मत का मतलब हुआ इस्टेब्लिश्ड व्यू, ये स्थापित व्यू है, मतलब इसको स्थापित कर रखा है। ये व्यू को आप कहते हैं अल्टरनेटिव व्यू। अल्टरनेटिव व्यू। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि अल्टरनेटिव व्यू पहली बार आया है। यह अल्टरनेटिव व्यू जिस समय से ये वैदिक आर्यंस और हड़प्पन सिविलाइजेशंस के रिलेशंस की बात उठी है, तब से यह अल्टरनेटिव व्यू है। जैसे जब भारत को आज़ादी मिली थी, तो भारत की आज़ादी के बाद आज तो कहा जाता है कि भाई यह मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस का है, लेकिन भारत की आज़ादी के बाद सबसे पहले आरसी मजूमदार जैसे एक मतलब सीरीज ऑफ इंडियन कल्चर, मतलब इंडियन कल्चर की सीरीज पर एक बुक निकाली जा रही थी, क्योंकि ऐसा महसूस किया गया था कि अब तक तो हमारा इतिहास ब्रिटिश ने लिखा है, लेकिन अब इंडिया स्वतंत्र हुआ है, इंडिपेंडेंट हुआ है, तो अब इंडिया का अपना एक देशी इतिहास होना चाहिए जो हमारे अपने स्कॉलर्स के एफर्ट से हों। तो ये प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया। आरसी मजूमदार ने सबसे पहली कृति लिखी थी वैदिक आर्यंस।
तो आरसी मजूमदार ने स्वयं लिखा है कि आर्यंस को बाहर से आया हुआ बताया जाता है, सेंट्रल एशिया से और ऐसे ऐसे, लेकिन हाँ कुछ विद्वान ऐसे हैं जो ऐसा मानते हैं कि नहीं, उनकी देशी उत्पत्ति है, एक वैकल्पिक विचार के रूप में यह आया है। तो उन्होंने भी इस्टेब्लिश्ड विचार में यही चीज रखी, जबकि वो मार्क्सवादी नहीं थे, विशुद्ध राष्ट्रवादी इतिहासकार थे। उसके बाद जो भी हिस्टोरियंस आए उसी रूप से जुड़े हुए हैं। तो आप कहेंगे तो फिर भाई इसमें कौन है इस ग्रुप में, तो मैं आपको बताता हूं। इस ग्रुप में है टी.एन. रामचंद्रन, टी.एन. रामचंद्रन। ये बेसिकली ट्रेंड हिस्टोरियन नहीं थे, ये हिस्ट्री में रुचि रखते थे, लेकिन ना तो आर्कियोलॉजी में या लिंग्विस्टिक्स में इन सब में ट्रेंड नहीं थे। और इसके बाद आता है के.एन. शास्त्री, के.एन. शास्त्री। फिर आते हैं एस.आर. राव, के.एन. शास्त्री, एस.आर. राव। और एस.आर. राव के बाद फिर आते हैं बीबी लाल और एस.पी. गुप्ता। एस.पी. गुप्ता ने 1989 में लिखा है, 1989 में, वह 1989 में लिखा है इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन इन्होंने लिखा है, इसको मतलब नाम दिया है इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। इधर आप देखेंगे तो इधर कौन है, तो इधर ऑलमोस्ट ऑल मेन स्ट्रीम हिस्टोरियंस। ये स्टेब्लिश्ड मत है, तो इसको सभी मेन स्ट्रीम हिस्टोरियंस ने इसको स्वीकार किया है। तो अब हम आपके कोर्ट में मुकदमा लाते हैं, चूंकि आप लोग काफी लाइटेन हो चुके हैं चीजों को समझने के लिए। अब इनके द्वारा जो बातें कही जा रही है उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि जो इस्टेब्लिश्ड मत है उस इस्टेब्लिश्ड मत को चैलेंज मिलता है, तभी नए लाइट ऑफ हिस्टोग्राफी आती है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा केवल हिस्ट्री में नहीं, बाकी विषयों में भी होता है। जब रोमन कैथोलिक चर्च कह रहा था कि उसने जब जियोसेंट्रिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड दिया था, मतलब अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है, उस समय अगर कोपरनिकस रेवोल्यूशन नहीं हुआ होता, उसमें कोपरनिकस और गैलीलियो जैसे स्कॉलर्स ने चैलेंज नहीं किया होता, तो आज हमारी एस्ट्रोनॉमी इतनी डेवलप नहीं होती और न्यूटन से लेकर अल्बर्ट आइंस्टाइन की एज तक हम नहीं पहुंचते। उसी प्रकार से हिस्ट्री में भी जिस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रकाश में, जिसमें सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने पहला जब वो मॉन्ड को देखा था और जब आसपास के लोगों से पता लगाया था, तो उस समय जब उन्होंने किया, फिर आगे कनिंघम गए, कनिंघम ने इस मुद्दे को उठाया था। उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मानना था कि देखो ये जो फोर्ट एक किसी किंग का फोर्ट है और ये 250 वर्षों से अधिक पुराना नहीं होगा, किसी का मानना था 1000 से अधिक पुराना नहीं होगा। उस समय अगर क्वेश्चनिंग नहीं की जाती, कनिंघम जैसे लोग अगर इसमें बहुत इंटरेस्ट नहीं लेते, तो शायद आज हम दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड सिविलाइजेशन से इंडिया में साक्षात्कार नहीं कर पाते। तो अगर इन महानुभावों ने क्वेश्चन उठाया है तो उसको कंसीडर किया जाना चाहिए, इनके मामले पर विचार किया जाना चाहिए। तो अब हमें देखना है कि हमारे पास एविडेंस क्या है, क्योंकि हिस्ट्री देखिए मैंने क्या कहा, इट इज जस्ट लाइक द इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट, कि आप एविडेंस दीजिए और ले जाइए चीजों को। हालांकि ये ठीक है, सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन नहीं है, आपको काफी जद्दोजहद करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपका एविडेंस तगड़ा है तो आपको कोई रोक नहीं सकता अधिक समय तक। तो अब देखते हैं कि हमारे पास आज एविडेंस के कितने सोर्स हैं, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। अब देखिए, हम एविडेंस का ही सोर्स आपको दिखाते हैं।
हमारे पास एविडेंस के देखिए सोर्स हैं, ये हैं एक सबसे जैसे पहले था लिटरेचर, ये लिंग्विस्टिक्स, तीसरा आर्कियोलॉजी, है आर्कियोलॉजी। मतलब थोड़ा इसको लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स, आर्कियोलॉजी। चौथा है सोशल एंथ्रोपोलॉजी, और पांचवा इधर आया है जो सबसे लेटेस्ट है, वह है जेनेटिक्स। अब इतनी आधार पर इन दोनों हिस्टोरियंस को आपस में बहस करना होगा। तो चलिए पहला लेते हैं। इसमें जो मेन स्ट्रीम हिस्टोरियन है लिटरेचर का, वह पहले वो दिखाते हैं, चूंकि हड़प्पन लिटरेचर तो पढ़ा नहीं गया, वैदिक लिटरेचर के बारे में दिखाते हैं कि जरा देखिए कि आप ऋग्वेदा को देखिए तो आपको लगता है कि उधर पहले अफगानिस्तान के रिवर्स की चर्चा हुई है, और अफगानिस्तान के रिवर्स की चर्चा करते हुए और तब वो धीरे धीरे गंगा घाटी की तरफ बढ़े हैं और यमुना और फिर गंगेज रिवर की चर्चा कर रहे। इसका मतलब है जो सिविलाइजेशन पश्चिम से पूरब की तरफ आ रहा है। ओके, लिंग्विस्टिक्स में इनका कहना है कि देखिए आप वैदिक आर्यंस का जो संस्कृत लैंग्वेज है उसको देखिए, उसमें करीब कुछ वर्ड्स हैं, 300 वर्ड्स हैं या कोई 50 वर्ड्स बोलते हैं, उसमें मतक नहीं है आपस में। इतने वर्ड्स हैं जो द्रविडियन लैंग्वेज के और मुंडा के हैं, जिसको लोन वर्ड्स कहते हैं। जैसे आप अगर किसी और वर्ड्स के अगर आप किसी और भाषा से कुछ वर्ड्स लाते हो, लोन वर्ड्स आता ही है। जब लोग संपर्क में आपस में रहते हैं तो लोन वर्ड्स आता ही है। तो उनका ये कहना है कि देखिए आप 300 के करीब लोन वर्ड्स होंगे या 50 होंगे या 100 होंगे, इस तरह के लोन वर्ड्स हैं। उसी तरह से एक होता है रिट्रोफ्लेक्शन का मतलब है कि आप उसके ध्वनि शास्त्र से जो ले रहे हैं वो ध्वनि शास्त्र का भी कुछ प्रभाव आ रहा है। तो आपको संस्कृत पर इतने शब्द आ रहे हैं, आप बोल रहे हो कि वैदिक आर्यंस ही जन्मदाता है इंडिया में सारे लैंग्वेज का। आप द्रविड़ लैंग्वेज को भी कहीं ना कहीं आप, उनका ये कहना था कि द्रविड़ लैंग्वेज को भी आप दिखा रहे हो कि वो आर्यंस, जो आर्यन ग्रुप का लैंग्वेज है, संस्कृत लैंग्वेज है, उसी से निकला हुआ है। और आप प्रमाण के तौर पर माल्टो लैंग्वेज दिखा रहे हैं गंगा घाटी में, और ब्रुही दिखा रहे हैं इंडस वैली में, कि हड़प्पाई लोगों की भाषा भी मतलब कहीं ना कहीं जैसे जिसको आप द्रविड़न समूह की भाषा कहते हो, लेकिन ये भाषा भी तो निकली हुई है आर्यन से ही, जैसे माल्टो निकली हुई है, ब्रुही निकली हुई है। तो इस प्रकार से द्रविड़ समूह की भाषा भी इसी से निकली हुई है। तो यही कहते हैं पहली श्रेणी के विद्वान कि अगर द्रविड़ समूह की भाषा इसी से निकली हुई है तो इतने कम शब्द क्यों द्रविड़ के दिख रहे हैं? और भी टोटल मिक्सअप होना चाहिए था, इनका बहुत कुछ उसमें दिखना चाहिए, इनका उसमें दिखना चाहिए। और जैसे आज हम देखते हैं, आज मैथिली भाषा है, बांग्ला भाषा है, ये सब आर्य समूह की भाषा है। तो ठीक है, अलग अलग भाषा है, लेकिन दोनों के बीच आप देखिए, आप दोनों के शब्दकोश को देखिए, कितनी समानता है। तो वह समानता इसमें क्यों नहीं है? तीसरी बात यह है कि अब आर्कियोलॉजी वाले में कहते हैं कि देखिए हम चित्तिधूसर मेंधवान स्थल देख रहे हैं। और इसके अलावा चूंकि आपको आर्कियोलॉजी थोड़ा डिफिकल्ट है तो थोड़ा आपको समझने में असुविधा होगी। उत्तर पश्चिम में अगर आप जाएंगे तो ये एक जगह है जो मैं आपको बताना चाहता, ये देखिए ये जगह है। तो यहां पर जैसे आप आएंगे, इसको स्वात वैली कहते हैं पंजाब में। तो इनका कहना है कि स्वात वैली में यहां पर एक कल्चर था जिसको गांधारा ग्रेव कल्चर कहते हैं, जो हॉर्स का यूज करते थे, हॉर्स का यूज करते थे, और ये घोड़ों का यूज करते थे। और जो गांधारा ग्रेव कल्चर है वो आर्यन से मिलता जुलता है। उसके इधर पूरब में है वो चित्तिधूसर मेंधवान स्थल है, वहां से हॉर्स के साक्ष्य मिले हैं, और ये उससे जुड़े हुए हैं, वैदिक आर्यन से जुड़े हुए हैं। इन्होंने क्या कहा बदले में, मैं आपको बताना चाहता कि बदले में इनका जो जवाब है, इसमें जवाब में जैसे
बीवी लाल हैं। बीवी लाल कहते हैं और एसपी गुप्ता दोनों कहते हैं कि अच्छा एक बात बताइए, आप चलिए सुरकोतरा में आपको घोड़े की हड्डी प्राप्त हुई है, लोथल से आपको एक घोड़े का टेराकोटा फिगर्स कहते हैं कि जो पक्की मिट्टी की जो मूर्ति बनी मिली है, तो ये सब पर्याप्त नहीं है दिखाने के लिए कि हड़प्पाई लोग भी घोड़े से वाकिफ थे। अब आप ही बताइए, इनका बहुत कन्विंसिंग लगता नहीं। अब अगर आर्यंस के जीवन में घोड़ों का जितना महत्व आप वैदिक आर्यंस में देखते हो, उसमें एक या दो एविडेंस ना काफी है। फिर आपको हड़प्पा सभ्यता में कोई भी टेराकोटा फिगर्स ऐसा नहीं मिलता है जो गाय का प्रतिनिधित्व कर रहा हो। हालांकि गाय थी, वहां पर बुल को महत्व दिया जाता था, सांड। फिर इनका कहना है कि भाई उनके पास चैरियट कहाँ है, उनके पास चैरियट का एविडेंस दिखाइए। जो उनका कहना है कि ठीक है, रथ जो मिला है दामावाद से, लेकिन उस रथ का चक्की को तो आप देखिए कि वो भारी चक्का है, वो फील्डअप है, वो स्पॉक्ड व्हील नहीं है। स्पॉक्ड व्हील का मतलब है कि उसमें इस तरह के व्हील में जो बने होते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। तो ये अब नया एविडेंस ये प्रस्तुत कर रहे हैं कि देखिए, आप चलिए, आपको हम ले चलते हैं। इनका कहना है कि अभी जो खुदाई हाल में सनौली में हुई है, सनौली काफी चर्चा में है और सनौली को लेकर इतिहासकारों में काफी उत्साह है कि हम सिद्ध कर दें कि वैदिक आर्यन हड़प्पन से पहले थे। एक आप जानते हो कि एक टेलीफिल्म भी उस पर बनी है, सीक्रेट्स ऑफ सनौली, और आप लोगों ने शायद देखा भी होगा। तो उसमें जिस तरीके से दिखाया गया, उसमें कॉमन पीपल बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड होने की काफी संभावना है और संभावना नेचुरल है उसमें। मैं क्योंकि कॉमन पीपल तो एक टेक्निकल चीजों को बहुत सारी नहीं समझ पाते ना, लेकिन देखिए इसमें ये तो सिद्ध हो रहा है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, पीसफुल सिविलाइजेशन, उसको केवल करार देना कि उसमें वेपन्स नहीं था, वो युद्ध नहीं करते थे, 2000 से 1800 BC का है, वो लेट हड़प्पन साइट भी हो सकता है। 2004 में पहले इस स्थल को प्रकाश में लाया गया बागपत जिले में, फिर 2018 में खुदाई हुई, 116 कब्र प्रकाश में आए। इतनी बड़ी संख्या में हमारे पास आर्कियोलॉजिकल कैपिटल एक जगह पर नहीं मिला था जो मिला है। और खासकर जब 2018 की खुदाई में रथ मिल गया तो हम लोग और भी चौकन्ने हो गए कि देखो भाई क्या इनका है। लेकिन इस रथ के चक्के को देखिए, ये भी स्पॉक्ड व्हील नहीं है। और अभी तक का एविडेंस यही बताता है कि ये बुलॉक जो था वह खींचा जाता था कहीं ना कहीं बुल के द्वारा। ये बुलॉक था और बुल के द्वारा मतलब सांड के द्वारा। तो इससे ये तो सिद्ध हो रहा है कि हड़प्पाई लोग पीसफुल नहीं थे। महिलाएं भी कवच निकली है, उनके पास भी तलवार हैं, महिलाओं के कब्र से निकले हैं। वॉरियर्स महिलाएं भी थी, तलवार, और इनके पास कई तरह के वेपन्स निकले हैं। जो अब तक जो हड़प्पन सिविलाइजेशन को पीसफुल सिविलाइजेशन करार दिया जाता था, उस पर पुनर्विचार होना चाहिए। लेकिन इन पूरे एविडेंस से ये कहां सिद्ध हो रहा है कि वैदिक आर्यंस ने सिविलाइजेशन को फाउंड किया है? ये मुझे नहीं समझ में आता है। कोई हिस्टोरियंस इस मुद्दे पर बात नहीं करते, तो हमें पक्ष थोड़ा कमजोर लगता है इनका। अभी तक इनके पास प्रॉपर एविडेंस नहीं हो पाया है। इसके अलावा मैं आपको और बाकी चीजें बताता हूं। देखिए, इतना ही नहीं, मैं आपको और भी कई चीजें आपके सामने रखता हूं। जैसे देखिए, अब बात आती है आर्कियोलॉजी माले में, तो इन्होंने जो चैरियट्स के बारे में दिया एविडेंस या हॉर्स के बारे में अभी तक एविडेंस दिया है इस ग्रुप ने, वो नाकाफी है। सोशल एंथ्रोपोलॉजी एक नया एक पैराडाइम आया है जिसका कहना है कि अगर उसी तरह की सोसाइटी जिस तरह का वैदिक आर्यंस का था, क्योंकि आप जानते हो सेमी नोमाडिक थे, तो वो आज भी कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में है। क्योंकि इस पर डीडी गोस्वामी ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि हमारे पास जो है वो कहीं ना कहीं हमारा अतीत आज भी कोई ना कोई रूप में हमारे साथ चल रहा है। क्योंकि वैसे बहुत सारे सोसाइटीज हैं, जैसे आप मन का बनाने वाले हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को देखते हो, आज भी आपको मन का बनाने वाले लोथल में मिल जाते हैं। उसी प्रकार के हम अगर सेमी नोमैडिक सोसाइटी आप देखते हैं, उनके लाइफ से अनुमान करते हैं वैदिक आर्यंस के बारे में। तो एसपी गुप्ता और इधर दूसरा जो मैंने आपको बताया बीवी लाल हैं या कुछ इस तरह के हिस्टोरियंस हैं, एसआर राव हैं, क्या इस तरह के एविडेंस जो ये देते हैं, अभी जो एसपी गुप्ता वगैरह, ठीक है, हम मानते हैं कि उनका भी एक पक्ष है और वो शोध करते रहें। हो सकता है कल कोई स्क्रिप्ट पढ़ा जाए तो उनकी बात सत्य निकल जाए। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि वो गलत हैं पूरी तरह, क्योंकि हिस्ट्री में काउंटर विचार होना ही चाहिए। सिर्फ मेरा कहना यह है कि अभी तक उनका एविडेंस है वो बुलंद नहीं है। दैट इज नॉट सफिशिएंट, क्वाइट इनसफिशिएंट। क्योंकि ये जो आर्कियोलॉजी है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी है, उससे भी नहीं सिद्ध हो रहा, लिंग्विस्टिक्स से भी उनका पक्ष नहीं सिद्ध हो रहा।
अब आर्कियोलॉजी में आप देखिए, अगर ये लिंग्विस्टिक्स से कहते हैं, ठीक है भाई, जो यहाँ से लोग गए यूरोप में, मध्य एशिया और पश्चिम एशिया, तो वहाँ का जो लैंग्वेज है, ग्रीक्स है, रोमन्स है या पर्शियंस है, वो संस्कृत से ओरिजिन उसका दिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से लोग गए हैं, लेकिन वैसा नहीं दिख रहा। वो सिस्टर लैंग्वेज, इससे ओरिजिन नहीं दिख रहा उसका। इसके अलावा अगर देखिए, अब जैसे बाहर के जो आर्यंस है वो सैक्रिफाइस से नहीं जुड़े हुए थे। सैक्रिफाइस का मतलब है यज्ञ से नहीं। यहाँ के आर्यंस यज्ञ से जुड़े हुए थे। तो अगर आर्यंस यहां से वहां गए तो वहां भी यज्ञ का प्रचलन होना चाहिए था, क्योंकि एक इनके पक्ष में आ रहा है कि इंडिया ही आर्यों की पूर्वी सीमा है। उसके बाद अब एशिया में पूरब जाएंगे तो आर्यंस नहीं है, बस यही पूर्वी सीमा है। तो सीधा यहां से वो पश्चिम की तरफ दिखाना चाहते हैं। अगर ये सिद्ध हो जाता तो हमें भी खुशी होती, एंड आई कुड हैव बीन हैप्पी टू बी एन इंडियन, कि अच्छा हम लोग ने ही दुनिया में इतने सारे सिविलाइजेशंस में आर्यंस ने इतना बड़ा योगदान दिया है। और 1950 में मैं आपको बताता हूं कि एक जो रेशियल साइंस है उसको रिजेक्ट कर दिया है। अब जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है वो रेशियल साइंस को रिजेक्ट कर चुका 1953 में, 1950 में। और लिविंग स्टोन वगैरह जैसे नए स्कॉलर्स आए, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें बायोलॉजिकल एविडेंस लेना चाहिए, हमें बायोलॉजिकल सिम्टम्स के आधार पर पकड़ना चाहिए, रेशियल थियरी गलत है। तो आज रेशियल थियरी गलत प्रमाणित हो चुकी है। यह भी गलत प्रमाणित हो चुका है कि आर्य कोई एक नस्ल है, बल्कि आर्य एक लिंग्विस्टिक ग्रुप है और कल्चरल ग्रुप है, उसमें बहुत सारे नस्ल के लोग शामिल हैं। तो वो चीज कोई, मेरे विचार से उसका कोई ये नहीं बनता है। और सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सबूत है जेनेटिक्स। अब मैं आपको बताऊं कि जेनेटिक्स में थोड़ा सा एक है बसंत शिंदे, वो डक्कन कॉलेज के जो अभी सबसे लेटेस्ट अभी इन्हीं का आया है, वी शिंदे का, ये डेक्कन कॉलेज के वाइस चांसलर हैं। इन्होंने राखी गढ़ी में भी खुदाई की है, और उसके बाद राखी गढ़ी के खुदाई से जुड़े रहे, खुदाई की नहीं, सॉरी, मतलब वहां पर उन्होंने वर्क किया है। और फिर ये सनौली में भी वर्क किया है। अब ये दोनों जगह पर हैं, और ये कहीं ना कहीं सिद्ध करने के लिए, इस बात के लिए बहुत उत्सुक हैं कि इसमें कोई बाहर से माइग्रेशन नहीं है, जो है वो इंडिया का अपना है। लेकिन इनका जो एविडेंस है वो भी मैं आपको बताऊं। जैसे जेनेटिक्स में क्या हुआ कि आज से कुछ वर्ष, दशक पहले जेनेटिक्स आया, तो जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू हुई, और हमने उसके आधार पर लोगों की ओरिजिन की पहचान करनी शुरू की। ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था दुनिया में। लेकिन जो पहले आया था वो था मॉडर्न डीएनए का कॉन्सेप्ट। तो मॉडर्न डीएनए में क्या होता था कि एम्प्टी डीएनए और वाई क्रोमोसोम, इस दो के आधार पर हम लोग पकड़ते थे। एम्प्टी डीएनए के आधार पर जो मैट्रिलिनियल है, मतलब माता से जो कैसे वंश आगे बढ़ता है उसका पता चलता था। और जो वाई क्रोमोसोम था वो पैट्रिलिनियस आनुवंशिकी को बताता था, उसके जेनेटिक्स को, मतलब पिता से कैसे आनुवंशिकी चल रही है। तो एम्प्टी डीएनए और वाई क्रोमोसोम से हम लोग काम करते, लेकिन 15 जनरेशन से ज्यादा वो फिर बहुत गलत होने लगता था। मतलब नॉर्थ वेस्ट में जो पर्शियन ऑफिसर्स थे और जो एंशियंट टाइम के लोग हैं, उनके बीच भी कोई डिस्टिंक्शन वो नहीं कर पाता है। तो वो एक तरह से बहुत रिलायबल नहीं था। अब कॉन्सेप्ट आया 2009 में एंशियंट डीएनए का, जिसका मुझे लगता है कि अब उसके लिए 11-12 वर्ष हो चुके हैं। तो एंशियंट डीएनए बहुत उसका एक्यूरेट असेसमेंट होता है, और उसी से पता चलता है, उससे ज्यादा हमें बेहतर जानकारी मिलती है। तो बसंत शिंदे क्लेम करते हैं कि राखी गढ़ी में एक महिला से हमने, मतलब वहां पर हमने उसको असेस किया है, तो पाया है कि राखी गढ़ी से कि बाहर का कोई, क्योंकि बाहर में केवल वैदिक आर्यंस का आने का नहीं है ना। जैसे चलिए अफ्रीकन माइग्रेशन, जो आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन, वो 65,000 ईयर्स बैक का है, उसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन ये तो माना जाता है कि ईरान से, मतलब एक ईरानी एग्रीकल्चरिस्ट का माइग्रेशन 7000 BC में हुआ, जो जगरोस माउंटेन्स वगैरह क्षेत्र से आए, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के विकास में उनका भी योगदान है। जो वो 7000 BC में जो एग्रीकल्चरिस्ट थे, उन्होंने एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में कोई भूमिका निभाई होगी। तो राखी गढ़ी शोध के आधार पर ये कहते हैं कि ऐसा ईरान से कोई माइग्रेशन नहीं दिखता, या बाहर से कोई माइग्रेशन नहीं दिखता, और न वैदिक आर्यंस का कोई ट्रेस सेंट्रल एशियन स्टेपीज से आने वाला यहाँ हमें डीएनए नहीं दिखता।
तो वो कहते हैं। अब देखो समस्या उसमें क्या है, अब वो एंशियंट डीएनए के आधार पर है, तुरंत प्रकाशन हो गया। वहां पर दो स्कॉलर्स बैठे थे, एक ये बैठे थे, एक नीरज राय थे। नीरज राय बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए थे, उसके लैब से, ये डीएनए लैब से उसी के हेड थे। तो लेकिन जितने उत्साह से ये बोल पाए उतने उत्साह से नीरज राय नहीं बोल पाए। नीरज राय बल्कि उससे थोड़ा बैकआउट ही कर गए। अब ये पूछा गया जो अमेरिकन जो स्कॉलर है जिनका नाम है डी राइक, तो देखो समस्या ये आ रही है कि ठीक है एंशिएंट डीएनए एक्यूरेट है, लेकिन इंडिया जैसे मुल्क में समस्या है क्योंकि उन्होंने कहा कि मॉनसून यहाँ बहुत ज्यादा है और जहाँ ड्राई सीजन होता है और कोल्ड सीजन होता है वहां के लिए वो बहुत सटीक है, इंडिया के लिए सटीक नहीं है। तो ऐसा माना जाता है कि चलो जब डीएनए की हम खोज करते हैं तो कम से कम एक उसके ईयर के अंदर, कान के अंदर एक मतलब पेट्रोस डीएनए होता है। जो पेट्रोस होता है वो अगर उसमें से कुछ निकाला जाता है तो वो स्टफ से पता ज्यादा एक्यूरेट लगता है। तो ये बसंत शिंदे कहते हैं कि हमने उसी पेट्रोस जो है उसी से हमने निकाला है। तो डी राय कहते हैं कि देखिए पहली बात तो है कि एक या दो एविडेंस के आधार पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, और दूसरी बात यह है कि इंडिया में उतना सटीक हम निकाल ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर मॉनसून का इतना ज़्यादा ये है कि यहाँ पर जो डिसीजन है या यहाँ पर जो हमारा जजमेंट होगा वह जजमेंट बिल्कुल एक्यूरेट मान लेना मुश्किल है, ये संभव नहीं है। और दूसरी बात कि उससे भी सटीक हुआ कि चलिए हमारे यहाँ तो उसका सटीक डिसीजन नहीं आता है, लेकिन जब 2018 में, मार्च 2018 की बात बता रहा हूँ, उसी समय जिस समय कहीं ना कहीं बसंत शिंदे भी वर्क कर रहे थे, उस समय कजाक, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो आप देख रहे हो ये कजाकिस्तान है, तो इसी में कजाक स्टेपीज है, इसमें कजाक स्टेपीज है। तो कजाक स्टेपीज में वहां से एक डीएनए 2100 बीसी का निकाला गया एंशिएंट डीएनए। उस आधार पर पता चला कि यहाँ से लोगों का ये एक दस्ता उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान होते हुए और फिर ये साउथ एशिया की तरफ गया था, और लगभग 2000 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व के बीच साउथ एशिया में इनका आना हुआ। साउथ एशिया का मतलब इंडिया भी हुआ। तो वहां ये डीएनए बता रहा है उनके आने का। तो इस ग्रुप का पक्ष मजबूत है, इस ग्रुप का पक्ष कमजोर है, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल लीडर्स और कॉमन पीपल चाहते हैं कि ये अप्रिय बात मत बोलिए कि वैदिक आर्यंस बाहर से आए थे। और हमारे साथ है कि एक टीचर के रूप में एकेडमिकली हम डिफेंड करने की सिचुएशन में नहीं है, ना हम बच्चों को इंटरव्यू बोर्ड में ऐसा बताकर भेज सकते, ना राइटिंग में। तो नाउ केस इज इन योर कोर्ट एंड यू हैव टू टेक द जजमेंट एट योर ओन डिस्क्रिप्शन। आप अपने विवेक से डिसीजन लीजिए। इनका पक्ष यकीनन कमजोर है, इनका पक्ष मजबूत है। इन्होंने एविडेंस, ये इस्टेब्लिश्ड मत है, ये अल्टरनेटिव मत है, और लीगल नियम है मिलॉर्ड कि जो इस्टेब्लिश्ड मत है उसको जो चैलेंज करता है एविडेंस उसको देना चाहिए। तो अब देखिए बॉल इनके कोर्ट में है कि ये प्रूव करें। ये तो ऑलरेडी बैठे हुए हैं कि भाई हम इस्टेब्लिश्ड मत को लेकर बैठे हुए हैं। अब आप इसको चैलेंज करिए, सरस्वती रिवर खोज के बताइए, इंडस सरस्वती दोनों का लिंकेज बताइए, और आप सिद्ध करिए। एक रास्ता है कि जिस दिन अगर हड़प्पन स्क्रिप्ट पढ़ लिया गया उस दिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन वो पढ़ा नहीं गया। इसकी वजह यह है कि तो बहुत छोटे छोटे उसके इंस्क्रिप्शंस हैं। दूसरी बात है कि जैसे सबसे पहला इंस्क्रिप्शन जो पढ़ा गया हुआ अशोक का इंस्क्रिप्शन जो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, तो उसमें उनको एक सुविधा हो गई थी कि पंजाब में इंडो ग्रीक रूलर्स के इंस्क्रिप्शंस मिले, वो बाइलिंगुअल थे। बाइलिंगुअल का मतलब है कि उसमें ग्रीक लैंग्वेज और ब्राह्मी मतलब प्राकृत लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज और प्राकृत लैंग्वेज दोनों का यूज किया गया था, और प्राकृत लैंग्वेज ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया था। तो उन दोनों से तुलना करके उन्होंने उसको पढ़ लिया। हमारे यहाँ हड़प्पन सिविलाइजेशन का इंस्क्रिप्शन के साथ दूसरे किसी मुल्क का इंस्क्रिप्शन नहीं मिलता। कल को अगर वैसा इंस्क्रिप्शन मेसोपोटामिया से ही मिल जाए या इंडिया से ही मिल जाए या इजिप्ट से मिल जाए, जहाँ दो इंस्क्रिप्शन यानी इजिप्टियन इंस्क्रिप्शन और हड़प्पन इंस्क्रिप्शन आमने सामने रहे, या फिर मेसोपोटामियन इंस्क्रिप्शन और हड़प्पन इंस्क्रिप्शन मतलब अभिलेख आमने सामने रहे, तो फिर कल को ये पढ़ा जा सकता है। जब वो पढ़ा जाएगा तो ये चीज़ें प्रकाश में आ जाएगी। हो सकता है हमारी बहुत सारी मान्यताएं बदल जाए। तो माय स्टूडेंट्स, हिस्ट्री इज ऑल्सो
डिसिप्लिन, इट नीड्स सम सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग। हम कोई भी चीज़ वैसे नहीं बोल सकते, उसके लिए हमें एक प्रॉपर एविडेंस चाहिए होता है। तो आज इतना ही, फिर हम कभी मिलेंगे, लेकिन मैं केवल आप हिस्ट्री के टॉपिक के साथ नहीं मिलूंगा। मैं कभी हो सकता है इकोनॉमी का भी कोई इशू लेकर आऊँ, कोई इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इशू लेकर आऊँ और क्रिटिकल ओपिनियन सीरीज में आपको इनलाइटन करने की कोशिश करूँ। फिर मैं एक बार याद दिला दूँ कि हमारे ऑब्जेक्टिव को मत भूलना है, आपको नॉलेज क्रिएटर बनना है, केवल नॉलेज का रिसीवर नहीं बनना है। थैंक यू वेरी मच। I'll see you in the next lecture.